हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रोहित ने यह तय कर लिया था कि वो किसी भी हालत में अनिका के लैपटॉप स्क्रीन के पास जाकर रहेगा और ये पता करके रहेगा कि आखिर अनिका रोहित से क्या छुपा रही थी। पहले तो रोहित के दिल और दिमाग के बीच काफ़ी देर तक जंग छिड़ी रही, पर आखिर में रोहित का दिमाग उसके दिल पर हावी हो गया और ना चाहते हुए भी रोहित ने अपने दिमाग का साथ दिया। इस वक्त उसका दिमाग यही कह रहा था कि वो अनिका के पास जाए और रोहित ये पता करे आखिर अनिका उससे क्या छुपा रही थी। रोहित ये जानता था कि अगर उसने ये राज पता कर लिया तो फिर उसे भी अपने आप पता चल जाएगा कि आखिर अनिका उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी। जब से रोहित ने अपने दिमाग की बात सुनी थी तब से रोहित का अंदाज एकदम से बदल गया था। उसके अंदर सिर्फ यही जुनून सवार हो गया था कि कैसे भी वो अनिका की लैपटॉप स्क्रीन के पास जाए और उस राज से पर्दा उठाए जो अनिका उससे छुपा रही थी। रोहित ने जैसे ही अपने कदम टेरेस गार्डन की ओर बढ़ाना शुरू किया, रोहित के कदम फिर से लड़खड़ा गए। रोहित जैसे ही लड़खड़ाया, उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, पर इसी कोशिश में रोहित का हाथ टेरेस गार्डन के कांच के दरवाजे से जा टकराया। रोहित का हाथ कांच के दरवाजे से जोर से टकराया और कांच का आभास होते ही सबसे पहले रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, मगर रोहित ने जब चैन की सांस ली जब रोहित ने देखा कि रिया की नींद नहीं खुली थी। रोहित नहीं चाहता था कि किसी भी हालत में रिया की नींद टूटे और उसकी राजकुमारी उसे इस हालत में देखे। रोहित इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था, मगर तभी अचानक रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि उसके लड़खड़ाने की वजह से जो आवाज़ हुई थी उसकी वजह से अनिका का फोकस और कंसंट्रेशन ज़रूर टूटा होगा। मगर जब रोहित ने मुड़कर टेरेस गार्डन की तरफ देखा तो रोहित ये देखकर हैरान हो गया कि अनिका का कंसंट्रेशन और फोकस अभी भी नहीं टूटा था। अनिका पूरी तरह से लैपटॉप स्क्रीन पर फोकस जमाए बैठी थी। ये देख रोहित को यकीन नहीं हुआ। उसे पहले लगा कि नशे की वजह से उसे जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, पर तभी रोहित ने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा। अलेक्जेंडर और आर्यन अभी भी अपनी जगह पर खड़े थे। ये देख रोहित ने फिर अनिका की ओर गौर से देखा। अनिका अभी भी लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठी हुई थी। अब रोहित को भी इस बात पर यकीन हो गया था कि अनिका पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में खो चुकी थी। रोहित धीरे धीरे अपने कदम अनिका की ओर आगे बढ़ाने लगा। रोहित बहुत ही सावधान होकर अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। वो इस बार पिछली बार की तरह लड़खड़ाना नहीं चाह रहा था। अनिका ने अपनी नज़रें लैपटॉप स्क्रीन पर जमाए रखी थी। लैपटॉप स्क्रीन पर तरह तरह के कोड और साइंस और सिंबल नज़र आ रहे थे। अनिका मन ही मन कोई कैलकुलेशन में लगी हुई थी। अनिका का ध्यान बिल्कुल अपने पास क्या चल रहा था उन चीज़ों पर नहीं था। अनिका एक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। मगर तभी अनिका को महसूस हुआ कि अनिका के आसपास कोई ज़रूर था और जो अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। तभी साइंस सिंबल, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल डिजिट्स दुनिया में खोई हुई अनिका के आसपास मंडरा रहे सारे के सारे आंकड़े और अल्फ़ाबेट्स अचानक टूटकर बिखरने लगे। अनिका अपनी दुनिया से निकलकर धीरे धीरे इस दुनिया में वापस लौटने लगी। जैसे ही अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि रोहित धीरे धीरे अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, अनिका ने एक झटके से अपने लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दी। अनिका को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखकर रोहित की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। अनिका की लैपटॉप स्क्रीन बंद हो चुकी थी और रोहित जानता था कि अनिका ने जानबूझकर लैपटॉप स्क्रीन बंद की थी ताकि रोहित ये देख ना पाए कि अनिका लैपटॉप पर क्या कर रही थी। अचानक झटके से लैपटॉप बंद करते हुए जब रोहित ने अनिका को देखा तो रोहित भी एक झटके से अपनी जगह पर रुक गया। रोहित के बढ़ते कदम अपने आप ही अपनी जगह पर जम गए। जब अनिका ने अपना सर उठाकर रोहित की ओर देखा तब रोहित को अचानक एक झटका सा महसूस हुआ और उसने अपने कदम पीछे लिए। अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए रोहित ने किसी तरह अपनी लड़खड़ाती हुई ज़ुबान को संभालते हुए अनिका से कहा, अनिका, तुम काफ़ी देर से लैपटॉप पर बैठी हो, क्या बात है? अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये कहते हुए जैसे ही रोहित ने अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाया, अनिका ने रोहित को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, आई एम कंफर्टेबल, आई एम ओके। इतना कहने के बाद अनिका नॉर्मल बिहेव करने लगी। वहीं रोहित अनिका को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। रोहित के मन ही मन ये बात पक्की हो गई थी कि ज़रूर अनिका रोहित से कुछ बात छुपा रही थी और रोहित की मदद भी शायद इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि अनिका नहीं चाहती थी कि रोहित को पता चले कि वो क्या कर रही थी। अनिका अभी अभी अपनी दुनिया से बाहर निकलकर होश संभालते हुए इस दुनिया में आई थी, इसलिए अनिका का ध्यान रोहित के लड़खड़ाते हुए कदमों पर भी नहीं था और उसकी लड़खड़ाती हुई ज़ुबान पर भी नहीं था। रोहित ने किसी तरह धीमी आवाज़ में अनिका को समझाते हुए कहा, चलो अनिका, अब मुझे लगता है कि हमें सो जाना चाहिए। रिया भी सो गई है और अलेक्जेंडर आर्यन भी सोना चाहते हैं।
मुझे लगता है कि हमें भी अपने कमरे में चलकर सो जाना चाहिए। काफ़ी देर से तुम लैपटॉप पर बैठी हो, तुम्हें इतनी देर इस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं जमे रहना चाहिए। ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अनिका के चेहरे पर काफ़ी कन्फ्यूज़न और घबराहट नज़र आ रही थी। अनिका के चेहरे पर इस तरह का टेंशन देखकर रोहित ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम किसी बात को लेकर टेंस्ड हो? तो प्लीज़ मुझसे शेयर कर सकती हो। अनिका रोहित के साथ वो बातें शेयर नहीं कर सकती थी। अनिका जानती थी कि वो कुछ ही देर में हैकिंग की दुनिया के बारे में सब कुछ जान लेने वाली थी। हालांकि अनिका को खुद ही इस काबिलियत पर काफ़ी ताज्जुब हो रहा था, मगर इस वक्त अनिका का फोकस बिल्कुल अलग ही था। अनिका किसी तरह जानना चाहती थी कि उस रात कुसुम के घर के बाहर क्या हुआ था। अनिका इंटरनेट की दुनिया की सारी बारीकियां जानकर किसी सिस्टम को कैसे हैक किया जाता है, उस सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इन सारी बातों के बारे में लगभग कुछ जान चुकी थी। मगर अनिका को अभी भी कुछ और वक्त चाहिए था हैकिंग की दुनिया को समझने के लिए। अनिका जानती थी कि वो 6-7 घंटों से लैपटॉप स्क्रीन पर जमी हुई थी। अनिका ने काफ़ी कुछ सीख लिया था, मगर अनिका ये भी जानती थी कि अभी भी कुछ और घंटे बाकी थे अनिका को हैकिंग की दुनिया की हर बारीकी समझने के लिए, और अनिका किसी भी तरह जल्दी से जल्दी अपना पहला पड़ाव पार करना चाहती थी, जिसके बाद कुसुम के केस को रीओपन करने में विकी को आसानी हो सकती थी। साथ ही साथ अनिका को यह भी पता लग सकता था कि आखिर कुसुम के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ था उसके पीछे कौन था। रोहित की बात का जवाब देते हुए अनिका ने रोहित से कहा, हाँ, वैसे रात बहुत हो चुकी है, मुझे लगता है कि आपको सो जाना चाहिए। मेरा मतलब है बच्चे वैसे भी काफ़ी थके हुए हैं, तो बच्चों को सो जाना चाहिए और तुम भी सो जाओ। मुझे इस वक्त नींद आ रही है। मैं कुछ और देर इस लैपटॉप को समझने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद मैं यहीं इन बच्चों के साथ बच्चों के कमरे में सो जाऊँगी। रोहित के पास अनिका की इस बात का कोई जवाब नहीं था। रोहित अनिका को ज़बरदस्ती अपने कमरे में नहीं ले जा सकता था, ये बात रोहित भी अच्छी तरह से जानता था। मगर जब अलेक्जेंडर और आर्यन ने अनिका की बात सुनी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अनिका की इस बात पर रिएक्ट करे। वो चाहते थे कि रोहित किसी भी तरह अनिका को समझाएं और अनिका को इसी वक्त अपने साथ अपने कमरे में ले जाएं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अनिका उनके साथ उनके कमरे में रही तो सुबह होते ही बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था। रिया जागते ही काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली थी। ये बात उसके दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे, मगर अनिका के सामने अगर रिया की कंडीशन की बात खुल गई तो दोनों भाइयों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती थी। जब अनिका ने कहा कि वो बच्चों के साथ बच्चों के कमरे में ही रहेगी, तो अलेक्जेंडर और आर्यन को ये महसूस होने लगा जैसे अचानक उनके पैरों पर ढेर सारी चींटियां काटने लगी थी। वो ठीक तरह से अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। बार बार अपने ही पाँव पर दूसरा पाँव चढ़ाकर वो दोनों पाँव में होने वाली खुजली को रोकने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही आंखों के इशारों से एक दूसरे से कह रहे थे कि वो बहुत बुरे फंसने वाले थे, और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अनिका का कमरे से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। वहाँ अनिका का जवाब सुनने के बाद रोहित बहुत ज़्यादा मायूस हो गया था। रोहित ने यह देख लिया था कि अनिका रोहित से कोई बात छुपा रही थी, मगर रोहित के पास अनिका के मन में चल रही बातों को जानने का कोई और तरीका नहीं था। वो चाहकर भी अनिका के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। शराब के नशे की वजह से अब रोहित की मेंटल कंडीशन पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। रोहित जानता था कि उसे अब सिर्फ अनिका को अपने हाल पर छोड़ देना था और उस दिन का इंतज़ार करना था जब अनिका सामने से आकर रोहित के सामने हर बात का खुलासा करे। मगर फिर भी रोहित एक बार अनिका को कन्विंस करना चाहता था, क्योंकि रोहित जानता था कि ज़्यादा देर तक कंप्यूटर के सामने बैठने से अनिका के दिमाग का स्ट्रेस बढ़ सकता था। अनिका की याददाश्त खो जाने के बाद से लेकर अब तक अनिका ने कभी कोई भी काम इतने कंसंट्रेशन से नहीं किया था, और लगातार इतने घंटों तक तो कभी नहीं। याददाश्त खो जाने के बाद अनिका ने ज़्यादातर बच्चों के साथ वक्त गुजारा था और काम के नाम पर सिर्फ बच्चों को स्कूल लाने से ले जाने का ही काम किया था। मगर इतनी देर तक लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठकर टाइपिंग करना अचानक ही अनिका के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता था। रोहित ने धीमी आवाज़ में झुककर बड़े ही प्यार से अनिका से कहा, अनिका, आर यू श्योर? देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें अब आराम करना चाहिए। इस लैपटॉप के साथ तो तुम कल भी टाइम बिता सकती हो। वैसे भी अभी इतनी जल्दी तुम्हें लैपटॉप सीखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हारा सारा काम करने के लिए मैं हूँ, बच्चे हैं, नौकर चाकर हैं। तुम्हें किसी बात की स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें अपनी रूटीन लाइफ में नहीं लौटना चाहिए, बल्कि मैं तो खुद भी चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द रूटीन लाइफ में लौट आओ। इतना कहने के बाद रोहित ने खुद को संभालते हुए आगे कहा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक ही दिन में अपने दिमाग पर और अपने शरीर पर इतना प्रेशर डालो कि उसका सीधा सीधा पूरा परिणाम तुम्हारी सेहत पर हो।
रोहित की बात अनिका के कानों पर तो पड़ रही थी, मगर अनिका कहीं ना कहीं फिर से अपने काम पर लौटना चाहती थी। इसलिए अपने चेहरे पर एक हल्की सी झूठी मुस्कान लाते हुए अनिका ने रोहित की ओर देखा और कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम जाकर आराम करो, बच्चे भी सो जाएंगे। ये कहते हुए अनिका ने रोहित के ठीक पीछे के दरवाजे पर खड़े बच्चों की ओर देखा और कहा, आर्यन, अलेक्जेंडर, मुझे लगता है बहुत देर हो गई है, तुम्हें भी सो जाना चाहिए, और आज तो रिया भी जल्दी सो गई है, तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं है। अनिका की बात सुनकर आर्यन और अलेक्जेंडर भी हल्की हल्की झूठी मुस्कान दिखाने लगे। दोनों भाई अच्छी तरह से जान चुके थे कि वो एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गए थे, जिससे बाहर निकलने की वो जितनी भी कोशिश कर रहे थे वो और अंदर धंसते चले जा रहे थे। अनिका की बातें टालने का उनके पास कोई जवाब नहीं था। बच्चे भी रोहित की तरह ही चाहते थे कि अनिका किसी तरह लैपटॉप पर अपना काम बंद करके रोहित के साथ अपने कमरे में चली जाए, मगर वो अपनी मम्मा को अपने कमरे में रुकने से भी मना नहीं कर सकते थे। तभी अचानक दोनों भाइयों के कानों पर अपनी बहन की खांसी की आवाज़ पड़ने लगी। रिया की खांसी की आवाज़ जैसे ही आर्यन और अलेक्जेंडर के कानों पर पड़ी, दोनों के माथे से ठंडा पसीना छूटने लगा। दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि अगर रिया की आंख खुली और रिया के पिछले दिन की याददाश्त खो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि रोहित और अनिका दोनों ही इस वक्त कमरे में मौजूद थे, और अगर उन्हें रिया की कंडीशन का पता चला तो अलेक्जेंडर और आर्यन की खैर नहीं थी। जब दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो रिया खांसते हुए करवट बदलकर फिर से सो गई। जब दोनों भाइयों ने देखा कि रिया गहरी नींद में सोई हुई थी, तब उन्होंने राहत की सांस ली। किसी तरह से दोनों भाई चाहते थे कि रोहित अनिका को लेकर अपने कमरे में चला जाए, मगर वो भी अभी तक जान चुके थे कि अनिका इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। दोनों भाई अब तक ये देख चुके थे कि अनिका किस तरह से कंप्यूटर की लैंग्वेज सीख रही थी, मगर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें ये बात अपने डैड से करनी चाहिए या नहीं। अब तक दोनों भाई अच्छी तरह से जान चुके थे कि अगर उन्होंने कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने वाली बात रोहित से कही तो अनिका और रोहित के बीच में टेंशन बढ़ सकती थी। अनिका ने अगर जिद पकड़ ली तो वो किसी भी हालत में अपनी जिद पूरी करके ही रहेगी। ये बात भी अब तक दोनों बेटे अच्छी तरह से जानते थे। कहीं ना कहीं भले ही रिया का स्वभाव काफ़ी अल्हड़ और खुश मिजाज था, मगर जहाँ बात जिद की आती तो रिया भी बिल्कुल अपनी माँ बाप अनिका और रोहित की तरह ही थी। जो भी बात मन में एक बार ठान ली तो वो बात पूरी करके ही मानते थे तीनों। रोहित ने अपना बैलेंस संभालते हुए अपने कदम पीछे हटाना शुरू कर दिया। दोनों बेटे भी अच्छी तरह से जान चुके थे कि आज मम्मा के सामने डैड की बिल्कुल नहीं चलने वाली थी। रोहित मायूस चेहरा लेकर बच्चों के कमरे से धीरे धीरे बाहर की ओर जाने लगा। अलेक्जेंडर और आर्यन के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो जानते थे कि अब एक बार रोहित के कमरे से बाहर निकल गया तो सारी रात अनिका उसके कमरे में ही गुजारेगी, और सुबह होते ही रिया जब आंखें खोलेगी तब अनिका को इस बात का पता चल जाएगा कि रिया हर रोज़ अपनी एक दिन की मेमोरी खो देती थी। ये सब सोच सोच कर ही दोनों भाइयों के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसकने लगती थी, मगर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। रोहित धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गया और बच्चों के बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही रोहित कमरे से बाहर गया, अनिका अपनी जगह से उठी और बेडरूम के पास आकर धीमी आवाज़ अलेक्जेंडर और आर्यन से कहने लगी, रात बहुत हो गई है, तुम दोनों भी सो जाओ। मैं कुछ देर तक गार्डन में लैपटॉप पर बैठी हूँ, बाद में मैं भी यहीं तुम्हारे बगल में सो जाऊँगी। अनिका की बात से आर्यन और अलेक्जेंडर लगभग एक साथ हाँ में अपना सर हिलाने लगे। हालांकि उनके मन में एक ही बात की प्रार्थना चल रही थी कि किसी तरह अनिका उनके कमरे से चली जाए, मगर उनके पास अपनी माँ की बात में हामी भरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। बच्चों से बात करने के बाद अनिका ने बेडरूम का पर्दा लगा दिया और टेरिस गार्डन में जाकर फिर से अपनी जगह पर बैठ गई। अनिका ने फिर से लैपटॉप स्विच ऑन किया और अनिका ने अपना काम जहाँ पर अधूरा छोड़ा था वहीं से फिर से शुरू कर दिया। अनिका फिर से धीरे धीरे अपनी दुनिया में खोने लगी। अनिका की आंखें फिर से लैपटॉप स्क्रीन पर जम गईं और अनिका के आसपास से फिर से तरह तरह के कलर के नंबर और अल्फ़ाबेट घूमते हुए नजर आने लगे। मिनट गुजरते गए, मिनट घंटों में बदलते गए। अनिका वहीं टेरिस गार्डन पर बैठी रही और हैकिंग की दुनिया की हर बारीकी सीखती रही। वहीं बेडरूम के अंदर अलेक्जेंडर और आर्यन अपने बिस्तर पर लेटे थे, मगर दोनों की आंखें खुली थी। अंधेरे में दोनों की आंखें काफ़ी चमक रही थी। दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि सुबह होते ही उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला था। वहाँ रिया की कंडीशन फिर से ठीक करने के लिए अलेक्जेंडर को वो प्लानिंग भी करनी थी कि वो किस तरह से बूढ़े बाबा से मिलकर रिया के इस कंडीशन को रिवर्स करने के लिए कोई दवाई मांगे। वो अच्छी तरह से जानता था कि बूढ़े बाबा की टैबलेट की वजह से ही रिया की ये कंडीशन हुई थी, और जिस आदमी के पास इस तरह की टैबलेट थी ज़रूर उस आदमी को उस टैबलेट का असर रिवर्स करने का तरीका भी पता होगा। दोनों भाई बारी बारी से अपने बगल में सोई अपनी बहन रिया को देखते रहे। रिया गहरी नींद में सोई थी। बस दोनों भाई के दिल में इस बार इसी बात की चिंता खाए जा रही थी कि जब रिया आंखें खोलेगी तब उनका क्या होगा।
सुबह के 6 बजने वाले थे। टेरेस गार्डन पर बैठी अनिका अभी भी लैपटॉप स्क्रीन पर जमी हुई थी। अनिका की आंखें धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा लाल नज़र आने लगी थी। खुद अनिका भी नहीं जानती थी कि वो कई घंटों से लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठी थी, जिसकी वजह से अनिका की आंखों की छोटी छोटी नसें फूल कर लाल हो गई थी। नींद पूरी न होने की वजह से अनिका की आंखें काफ़ी ज़्यादा भारी नज़र आ रही थी, मगर इस वक्त अनिका नींद, भूख, प्यास सब कुछ भूल कर सिर्फ अपने मिशन को पूरा करने की ज़िद में थी। सुबह का वक्त था। मनाली में हर तरफ कोहरा छाया हुआ था। ठंड की वजह से मौसम काफ़ी गुलाबी हो गया था, मगर अनिका को देखकर ठंड का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। न तो अनिका को ठंड लग रही थी और न ही अनिका को मनाली की खूबसूरत वादियाँ देखने में कोई इंटरेस्ट था। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की प्रेसिडेंशियल सूट के टेरेस से मनाली का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत नज़र आता था। चारों तरफ बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ दूर दूर तक दिख रही थी। ये किसी भी टूरिस्ट के मन में ये सवाल पैदा कर सकता था कि वो इस वक्त जहाँ थे, क्या वो कोई धरती की जगह थी या कोई स्वर्ग के हिस्से में वो इस वक्त टूर कर रहे थे। मगर अनिका इस सारी बातों से बिल्कुल दूर अपना पूरा ध्यान हैकिंग की बारीकियों को जानने में लगा रही थी। फिर अचानक ही अनिका ने एक ज़ोर की उबासी ली और अपने शरीर को मरोड़ते हुए लैपटॉप की स्क्रीन बंद की। जैसे ही अनिका ने लैपटॉप की स्क्रीन बंद की, अनिका ने अपनी आंखें मसलना शुरू कर दिया। अनिका अब जान चुकी थी कि हैकिंग की दुनिया में हर काम कैसे किया जाता था। जैसे ही अनिका ने लैपटॉप की स्क्रीन बंद की, अनिका को अचानक ही ठंड का एहसास होने लगा। अनिका को खुद की इस हालत पर यकीन नहीं हो रहा था। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि अनिका के हाथ पांव कांपने लगे थे, मगर अनिका ने वहीं सारी रात बैठकर हैकिंग की दुनिया की बारीकियां सीखी थी। अनिका को इस बात की हैरानी हो रही थी कि अब तक अनिका को इस कड़ाके की ठंड का बिल्कुल एहसास नहीं था, मगर जैसे ही अनिका को ये यकीन हो गया कि वो किसी भी सिस्टम को हैक करने की काबिल हो गई थी, तो अचानक अनिका के दिमाग ने अनिका को ये बताया कि उसका मिशन पूरा हो चुका था। और मिशन पूरा होते ही अनिका के दिमाग ने फिर से अनिका के इस शरीर पर कंट्रोल पा लिया। अनिका अपनी दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में लौट चुकी थी, और वास्तविक दुनिया में जहाँ वो बैठी थी वह जगह काफ़ी सर्द थी। कभी अचानक अनिका ने देखा कि अनिका की टी पॉय टेबल पर अभी भी शाम के बर्तन वैसे के वैसे पड़े थे। अनिका ने न तो खाना खाया था और न ही पानी की एक बूंद अनिका के गले से नीचे उतरी थी। अनिका को अचानक ही भूख का एहसास होने लगा। अनिका ये भी जानती थी कि शाम का खाना इस तरह से खाना सही नहीं होगा। ठंड के मारे ठिठुर रही अनिका ने अपने दोनों हाथ एक दूसरे पर रखे और हाथों को मसलना शुरू कर दिया। अनिका ने धीरे से अपनी जगह से उठकर अपने बेडरूम के दरवाजे की ओर जाना शुरू कर दिया। अनिका को अचानक इस बात का एहसास हुआ कि फर्श से लेकर रेलिंग तक सब कुछ ठंड की वजह से बिल्कुल बर्फीला बन चुका था। अनिका किसी तरह ठिठुरते हुए दरवाजे तक पहुंची और बड़े ही ध्यान से अनिका ने पर्दा हटाया। अनिका जानती थी कि अचानक ही सुबह की रोशनी अगर बच्चों की आंखों पर पड़ेगी तो बच्चों की कच्ची नींद खुल जाएगी। इसलिए पर्दा हल्का सा अपनी तरफ खींचते हुए अनिका कमरे के अंदर दाखिल हुई और फिर से पर्दा बंद कर दिया ताकि बच्चों की नींद डिस्टर्ब न हो। अंदर जाते ही अनिका ने देखा कि तीनों बच्चे गहरी नींद में सोए हुए थे, मगर अनिका को यह देखकर हैरानी हुई कि जहाँ रिया अपने बिस्तर पर बिल्कुल आराम से गहरी नींद में सोई हुई थी, वो अब भी वहीं है। अलेक्जेंडर और आर्यन रिया के बिस्तर के आसपास नीचे फर्श पर लेटे हुए थे। हालांकि उन दोनों ने कंबल ओढ़ रखा था, मगर फिर भी अनिका को ये देखकर काफ़ी हैरानी हो रही थी कि हमेशा ही बिस्तर पर सोने वाले अलेक्जेंडर और आर्यन इस तरह क्यों सोए थे। अनिका बच्चों को नींद से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए बड़े ही प्यार से अनिका ने आर्यन और अलेक्जेंडर के बिस्तर से तकिया उठाकर उन दोनों का सर बड़े ही प्यार से तकिए पर रखा। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही बड़े हो चुके थे। अनिका के शरीर में अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो दोनों को आराम से उठाकर बिस्तर पर रख सके। आर्यन भले ही दिखने में काफ़ी पतला था, मगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। वहीं अलेक्जेंडर लंबा चौड़ा हो चुका था और काफ़ी वज़नदार भी था। बच्चों के सर के नीचे पिल्लो रखने के बाद अनिका अपनी जगह से खड़ी हुई और अनिका की नज़र अपने सामने दीवार से लगे हुए एक बड़े से आईने पर पड़ी। गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अनिका ने जब अपना ही चेहरा आईने में देखा तो अनिका को यह एहसास हुआ कि वो बाकी लोगों से कितनी अलग थी। दुनिया में जहाँ सभी लोग अपने आप से या तो खुश थे या तो नाराज़ थे, वहीं अनिका अपने चेहरे को नहीं पहचानती थी। अनिका को आईने में नज़र आने वाला चेहरा भी बाकी लोगों की तरह बिल्कुल अनजान नज़र आ रहा था। मनाली में पड़ रही सर्दी के कारण अनिका के गाल बिल्कुल सुर्ख लाल हो चुके थे। रात भर अनिका लैपटॉप के सामने जमी हुई थी, इसलिए अनिका की आंखें बिल्कुल लाल नजर आ रही थी। अनिका धीरे धीरे आईने की ओर चलकर गई। कहीं ना कहीं अनिका अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रही थी। अनिका की आंखों में एक अजीब सी घुटन नजर आ रही थी।
जैसे कि अनिका मन ही मन अपने आप से ये कह रही थी कि वो शायद इस वक्त वो दुनिया की सबसे बदकिस्मत औरत थी जिसे लोग जीनियस और एक सुपर वुमन कहकर पुकारते थे। वो खुद अपनी पहचान के लिए तरस रही थी। आईने में नजर आ रही अनिका खुद अनिका के लिए बिल्कुल अनजान थी। तभी अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। अनिका को अचानक ही अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसमें स्वाति मल्होत्रा ने अनिका से कहा था कि उसे हर वक्त अलर्ट रहना है। जो रिकॉर्डिंग रोहित ने अनिका को दी थी, वो रिकॉर्डिंग बार बार अनिका के जहन में बजती रहती थी। अनिका ने अभी अभी इस चीज़ का नमूना देख लिया था। अनिका ने सिर्फ एक ही रात में हैकिंग की दुनिया की सारी बारीकियां सीख ली थी। इस बात से खुद अनिका भी हैरान थी, मगर अनिका इतनी बदकिस्मती थी। अनिका ये भी नहीं जानती थी कि क्या सचमुच अनिका ने एक रात में जो चीज़ें सीखी थी, उसे सीखने के लिए बाकी लोगों को कई साल लग जाते थे। अनिका को लग रहा था कि जो उसने किया था वो शायद और कोई इंसान भी आसानी से कर सकता था। मगर तभी अनिका के जहन में फिर से स्वाति मल्होत्रा की आवाज़ बढ़ने लगी, जो अनिका से कह रही थी कि अनिका अलग थी, अनिका स्पेशल थी। मगर अनिका को अपने पावर कभी दूसरों पर जाहिर नहीं होने देने थे, वरना खतरा हमेशा अनिका के आसपास मंडराता रहेगा। अनिका की माँ की आवाज़ फिर से अनिका के जहन में गूंजने लगी थी। आईने के सामने खड़ी अनिका के जहन में फिर से कई सारे सवाल उठने लगे थे। अनिका कौन थी? उसके जीने का मकसद क्या था? और अनिका असाधारण क्यों थी? अनिका की माँ कौन थी? और अनिका की माँ ने जो आखिरी मैसेज अनिका को दिया था, उसका असली मकसद क्या था और असली वजह क्या थी? ये सारी बातें एक साथ अनिका के दिमाग में घूमने लगी थी। खुद के वजूद को ढूंढ रही अनिका अब अपनी माँ के वजूद को भी ढूंढना चाहती थी। आईने के सामने खड़ी अनिका के सामने फिर से अनिका की माँ की तस्वीर घूमने लगी, जो उसने पुराने गुलेरिया हाउस में देखी थी। अनिका को अपनी शक्ल देखकर अपनी माँ के अपने बिल्कुल पास होने का एहसास होने लगा था। रात भर लैपटॉप के सामने काम कर रही अनिका का चेहरा काफ़ी मुरझाया हुआ लग रहा था, मगर अनिका अपने चेहरे में कहीं ना कहीं अपनी माँ के वजूद को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। याददाश्त खो चुकी अनिका के मन में कई सारे सवाल एक साथ आवाज़ उठाने लगे थे। अनिका अपने मन को शांत करना चाहती थी, मगर एक साथ उठ रहे सवालों को वो रोकने में नाकामयाब हो रही थी। अनिका अपने दिमाग पर से अपना काबू खो रही थी। धीरे धीरे अनिका का चेहरा लाल पड़ने लगा था। अनिका की आंखें पहले से लाल थी, मगर अनिका की आंखों की चमक अब भी बरकरार थी। अनिका को ऐसा लगने लगा था जैसे सारे के सारे सवाल एक बड़ा सा पत्थर बनकर अनिका के दिमाग के आसपास घूमने लगे थे। अनिका उन बड़े बड़े पत्थरों को अपने जहन में घूमते हुए रोकना चाहती थी, मगर अनिका पूरी तरह से असमर्थ थी। तभी अचानक अनिका के जहन में उठ रहा एक सवाल जैसे एक चट्टान की तरह अनिका के दिमाग से जा टकराया, जिसने अनिका के होश उड़ा दिए। आईने के सामने खड़ी अनिका, जो धीरे धीरे अपने होश खो रही थी, वो अचानक ही तेज झटका लगने की वजह से होश में आई और अपने आप को आईने में देखने लगी। अनिका की तेज सांसें अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही थी, मगर इस वक्त जो सवाल अनिका के दिमाग में चट्टान की तरह टकराया था, वो सवाल ये था कि रोहित कौन था? वो आदमी जो रोहित मारवा के नाम से जाना जाता था, वो आदमी जो शायद इस देश का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन था, जो अनिका के बच्चों का बाप था, उसका असली चेहरा क्या था? अनिका ने हैकिंग की सारी टेक्निक सीख ली थी। अनिका ने अचानक ही टेरेस गार्डन में टेबल पर पड़े लैपटॉप की ओर देखा और कमरे से निकलकर वो टेरेस गार्डन में वापस जा पहुंची। अनिका ने तेज़ी से अपना लैपटॉप ऑन किया। अनिका हैकिंग की सारी तकनीक सीख चुकी थी। अब वक्त आ चुका था कि अनिका उन्हें आजमाए, और अनिका अपनी सीखी हुई टेक्निक का सबसे पहला निशाना रोहित पर साधना चाहती थी। जैसे ही ये बात अनिका के दिमाग में चलने लगी, तब अचानक ही अनिका रोहित के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करने लगी जिससे रोहित के असली चेहरे के बारे में पहचान लगाई जाए। अनिका बार बार सोच रही थी कि वो किस तरह से ये पता लगाए कि रोहित किस तरह का इंसान था। अनिका को कुछ सूझ नहीं रहा था। अनिका अपने दिमाग पर जोर लगाकर किसी ऐसी चीज़ के बारे में पता लगाना चाहती थी जिसे हैक करके अनिका ये पता लगा सके कि आखिर रोहित कौन था और उसका असली चेहरा क्या था। तभी पता नहीं कैसे, मगर अनिका के चेहरे के सामने सनी का लहूलुहान शरीर नजर आने लगा। अनिका ने उस दिन प्रेसिडेंशियल शूट के सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर देखा था कि किस हालत में सनी को अस्पताल में ले जाया जा रहा था। सनी के माथे से काफ़ी खून बह रहा था। अनिका ने उस दिन देखा था कि किस तरह रोहित ने गुस्से से सनी का हाथ पकड़ा था, और अनिका और बच्चों के अंदर जाने के बाद सनी को लेकर रोहित टेरिस की ओर चला गया था। उसके बाद टेरिस पर क्या हुआ था, इसका अनिका को या किसी और को कोई अंदाज़ा नहीं था, मगर फिर अनिका ने देखा कि सनी का लहूलुहान शरीर अस्पताल ले जाया जा रहा था। जैसे ही अनिका के दिमाग में ये बात आई, अनिका के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। अनिका जानती थी कि होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में हर जगह सीसीटीवी कैमरा मौजूद थे। अनिका को वो तारीख भी अच्छी तरह से याद थी जब सनी के साथ वो खतरनाक हादसा हुआ था।
बस अनिका को किसी तरह होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का सिस्टम हैक करके उसकी सारी सीसीटीवी फुटेज जिस फोल्डर में स्टोर की जाती थी वहां तक पहुंचकर टेरिस के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज का एक्सेस लेना था। एक ही रात में अनिका एक कंप्यूटर जीनियस बन गई थी। अनिका को कंप्यूटर से लेकर इंटरनेट की सारी बारीकियां पता चल चुकी थी। अनिका खुद भी यह यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो एक ही रात में कंप्यूटर जीनियस बन चुकी थी। मगर इस वक्त अनिका का फोकस पूरी तरह से इस चीज़ में था, वो किस तरह से पता लगाए कि उसका पति किस तरह का इंसान था और उस दिन दोनों भाइयों के बीच टेरिस में क्या हुआ था। अनिका तेज़ी से फिर से लैपटॉप की कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां फेरने लगी। अनिका अब तक ये भी जान चुकी थी कि अनिका का लैपटॉप जिस वाईफाई से कनेक्टेड था वो होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का वाईफाई था। अपने ही लैपटॉप का आईपी एड्रेस ब्रेक करते हुए अनिका होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के सिस्टम के अंदर दाखिल हुई। अनिका जानती थी कि इतने बड़े होटल की साइबर सिक्योरिटी भी मामूली नहीं होगी और इसलिए उसे ब्रेक करना भी इतना आसान नहीं होने वाला था। मगर अनिका किसी तरह से ये जानना चाहती थी कि आखिर उसे रोहित पर भरोसा करना भी चाहिए या नहीं। रोहित किस तरह का इंसान था, इस बात पर न सिर्फ अनिका का बल्कि अनिका के बच्चों का भी फ्यूचर निर्भर था। अनिका बस तेज़ी से लैपटॉप की कीबोर्ड पर फिर से उंगलियां फेरने लगी। थंडर स्पीड से लैपटॉप की कीबोर्ड पर घूम रही अनिका की उंगलियां पूरी रात टाइपिंग करने के बावजूद अभी भी थकी नहीं थी। अनिका ने फिर से अपनी आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर जमा ली। लैपटॉप स्क्रीन पर अलग अलग कोड डिकोड होने लगे। अनिका धीरे धीरे होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के सिस्टम के अंदर दाखिल हो रही थी। बेडरूम के अंदर गहरी नींद में सोए बच्चे इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थे। मगर अपने बेडरूम में जैसे ही रोहित ने अपनी आंखें खोली, रोहित के सर में जोर का दर्द महसूस होने लगा। रोहित ने रात भर शराब पी थी जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा हैंगओवर था। मगर जैसे ही रोहित की आंखें खुली, रोहित को ये रियलाइज़ हुआ कि अनिका अब तक कमरे में नहीं पहुंची थी। रोहित ने सोचा कि शायद अनिका बच्चों के संग कमरे में बच्चों के साथ ही सो गई होगी। सुबह सुबह का वक्त था और रोहित के सर में जोर का दर्द उठ रहा था। किसी तरह वो अपने बिस्तर से उठते हुए अपनी उंगलियों से अपना माथा मसलने लगा। रोहित अपने बेडरूम से बाहर निकलकर प्रेसिडेंशियल सूट के लिविंग एरिया में मेन डोर तक पहुंचा। रोहित ने जैसे ही मेन डोर का दरवाज़ा खोला, रूम सर्विस के कुछ स्टाफ मेंबर्स पहले से वहां मौजूद थे और रोहित को देखते ही कहने लगे, यस सर, अभी आपके लिए फ्रेश नाश्ता तैयार करवाया है। वुड यू लाइक अस टू सर्व? रोहित ने हवा में अपना हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरे लिए अभी के अभी नींबू पानी लेकर आओ। रोहित का चेहरा सूज चुका था और बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड और रूम सर्विस के लोगों ने रोहित को कभी इतनी बुरी हालत में नहीं देखा था। रोहित के बाल बिखरे हुए थे और आंखें पूरी तरह से लाल नजर आ रही थी। रोहित को देखकर ये कोई भी अंदाज़ा लगा लेता कि रात भर रोहित ने शराब पी थी और इस वक्त रोहित को बहुत ज़्यादा हैंगओवर था। रोहित के कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा बिखरे हुए लग रहे थे। रोहित मारवा को कभी भी किसी ने इतना अस्त व्यस्त नहीं देखा था, चाहे सुबह के 5 ही क्यों न बजे हों। कच्ची नींद से जागा रोहित भी हमेशा ही स्मार्ट और तरोताज़ा लगता था। मगर आज रोहित की ऐसी हालत देखकर रोहित का खास चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी दंग रह गया। रोहित को इससे पहले ज़िंदगी में कभी किसी ने इस तरह से नहीं देखा था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अच्छी तरह से जानता था कि रोहित के मन में क्या बातें चल रही थी। रोहित ने जब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा था कि उसे अनिका पर नज़र रखनी थी, उसी वक्त चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर समझ गया था कि रोहित किसी गलत फहमी का शिकार हुआ था और उसी गलत फहमी की वजह से शायद रोहित ने रात को ज़्यादा पी ली थी, जिसका नतीजा रोहित के चेहरे पर इस वक्त साफ नज़र आ रहा था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रूम सर्विस के स्टाफ को इशारा किया। रूम सर्विस का स्टाफ अच्छी तरह से समझ गया था कि रोहित को जल्द से जल्द नींबू पानी सर्व करना होगा। स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद रोहित ने दरवाज़ा बंद कर लिया और डाइनिंग टेबल पर अपना सर पकड़कर बैठ गया। तभी रोहित के मन में ख्याल आया कि उसे एक बार अनिका को देख लेना चाहिए कि अनिका ठीक तरह से सो गई थी या नहीं। जैसे ही रोहित के मन में अनिका का ख्याल आया, रोहित अपनी जगह से खड़ा हुआ और बच्चों के बेडरूम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। वहाँ अनिका धीरे धीरे होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के सिस्टम में अंदर ही अंदर घुसती चली जा रही थी। अनिका जानती थी कि कुछ ही देर में अनिका के पास वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज का फोल्डर होगा जिसमें अनिका ये देख सकती थी कि उस दिन सनी और रोहित के बीच क्या हुआ था। रोहित धीरे धीरे अपने कदम बेडरूम की ओर आगे बढ़ाने लगा। वहीं अनिका टेरेस गार्डन में बैठी एक के बाद एक मानो परतें खोलते हुए होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के सिस्टम के अंदर दाखिल होती जा रही थी। तभी अनिका को एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला। अनिका पूरी तरह से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के सिस्टम पर काबू पा चुकी थी। अनिका अगर चाहती तो इसी वक्त पूरे पैराडाइज होटल का मानो चक्का जाम कर सकती थी, मगर अनिका का इंटेंशन होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की सिस्टम को हैक करके उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था और ना ही अनिका कोई इन्फॉर्मेशन चाहती थी।
अनिका बस अपने पति से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहती थी। अनिका ये जानना चाहती थी कि उसके पति और देवर के बीच में उस दिन टेरेस पर क्या हुआ था, सनी के साथ क्या हुआ था। ये बात जानने के लिए अनिका ने सीधे ही होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के उस फोल्डर पर क्लिक कर दिया जहां पिछले दिनों की सभी सीसीटीवी फुटेज स्टोर की जाती थी। अनिका ने सनी के हादसे की तारीख जैसे ही टाइप की, उस दिन की सारी सीसीटीवी फुटेज एक के बाद एक अनिका की कंप्यूटर स्क्रीन पर लोड होने लगी। फाइल की साइज़ काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए लोड होने में कुछ वक्त ज़रूर लग सकता था, मगर अनिका इंतज़ार करने के लिए तैयार थी। अनिका किसी भी हालत में ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके पति का असली चेहरा क्या था। अनिका की कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था कि एक के बाद एक सारी फाइल लोड हो रही थी। फाइल पूरी तरह से डाउनलोड होने में काफ़ी वक्त लग सकता था। तभी बच्चों के बेडरूम का दरवाज़ा खुला और रोहित बच्चों के बेडरूम के अंदर दाखिल हुआ। धीमे कदमों से जब रोहित ने अंदर जाकर देखा तो रोहित ने देखा कि रिया बड़े ही आराम से अपने बिस्तर पर सोई हुई थी और अलेक्जेंडर और आर्यन नीचे कंबल लपेट कर सोए हुए थे। अलेक्जेंडर और आर्यन को इस तरह सोया हुआ देखकर रोहित को काफ़ी अजीब लग रहा था, मगर इस वक्त रोहित का सर दर्द से फटा जा रहा था और वो किसी भी तरह से अनिका को देखना चाहता था। जब रोहित ने अपनी आंखें किसी तरह से मसलते हुए पूरे कमरे में नज़र डाली तो अनिका कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब साफ था कि अनिका कमरे में मौजूद नहीं थी और टेरेस गार्डन पर थी। रोहित ये बात देखकर काफ़ी शौक हो गया। अनिका पूरी रात टेरेस गार्डन में बैठी रही, इसका मतलब साफ था कि अनिका टेरेस गार्डन पर ही बैठे बैठे सो गई होगी। रोहित को मन ही मन अनिका की चिंता होने लगी। वो सोचने लगा कि मनाली की सर्दियों में अगर अनिका की टेरेस गार्डन में ही आंख लग गई थी तो हो सकता है कि सुबह होते होते उसका पूरा शरीर ठंड के मारे जकड़ जाए, जिसकी वजह से अनिका की तबीयत भी बिगड़ सकती थी। रोहित अपना सर मसलते हुए तेजी से टेरेस गार्डन की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, मगर तभी रोहित ने एक ऐसी चीज़ देखी जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो गया। टेरेस गार्डन के कांच के दरवाजे के पास पहुंचते ही रोहित ने देखा कि अनिका अभी भी लैपटॉप के सामने लैपटॉप स्क्रीन पर नज़रें जमाए हुए बैठी थी और अनिका की उंगलियां बिजली की स्पीड से कीबोर्ड पर चल रही थी। रोहित के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। रोहित अब किसी भी हालत में जानना चाहता था कि आखिर अनिका क्या करना चाहती थी। अनिका की उंगलियां इतनी तेज़ी से कीबोर्ड पर घूम रही थी और रोहित को यकीन हो गया कि अनिका ज़रूर किसी के साथ चैटिंग कर रही थी। अब रोहित देखना चाहता था कि आखिर विंडो पर कौन नज़र आ रहा था। रोहित अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता था। इससे पहले कि अनिका को इस बात का पता चले कि रोहित वहां पहुंच चुका था, रोहित जल्दी से अनिका के पीछे जाकर ये देखना चाहता था कि आखिर अब लैपटॉप स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा था। रोहित इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि अनिका होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के सिस्टम को हैक करके उसके सीसीटीवी फुटेज को ढूंढ रही थी, जिसमें रोहित और सनी का आमना सामना होने वाला था। रोहित धीमे कदमों से चलकर सीधे अनिका के पीछे चला गया और इससे पहले कि अनिका किसी बात का रिएक्शन दे सकती, रोहित ने सीधे ही लैपटॉप स्क्रीन पर अपनी नज़र डाली। मगर लैपटॉप स्क्रीन पर रोहित ने जो देखा उसे देखते ही रोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। रोहित ने देखा कि लैपटॉप स्क्रीन पर अनिका एक गेम खेल रही थी। ये एक तरह की गेम थी जिसमें एक बड़ा सा चक्रव्यूह होता था और प्लेयर को चक्रव्यूह से बाहर निकलने के सारे रास्ते ढूंढने होते थे और टाइम लिमिट की वजह से प्लेयर को ज़्यादा तेज़ उंगलियां घुमाकर अपने आप को चक्रव्यूह से बाहर निकलना होता था। रोहित ये देखकर चौंक गया। अनिका ने इससे पहले ज़िंदगी में कभी भी मोबाइल या कंप्यूटर गेम नहीं खेली थी। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि लैपटॉप देते ही अचानक अनिका को ऐसा क्या हो गया था कि उसे गेम खेलने का इतना क्रेज हो गया था और वो पिछले कम से कम 15-16 घंटों से लैपटॉप स्क्रीन पर अपनी नज़रें जमाए बैठी थी। रोहित को जब अचानक ही इस तरह तेज़ी से अपने पीछे आते हुए अनिका ने महसूस किया तो अनिका एक झटके से अपने पीछे देखने लगी और अपने पीछे खड़े रोहित से कहने लगी, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? इस तरह से अचानक आकर डरा ही दिया तुमने। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अनिका के सवाल का क्या जवाब देता। रोहित कहीं ना कहीं काफ़ी गिल्ट महसूस कर रहा था। रोहित के मन में कई तरह के अजीब अजीब ख्याल चल रहे थे, मगर रोहित ने कभी सोचा नहीं था कि जिस अनिका को वो कहीं ना कहीं अपने मन में बेवफा समझ बैठा था, वो दरअसल कंप्यूटर पर गेम खेल रही थी। रोहित को जितना अजीब अनिका का अचानक बदला हुआ बिहेवियर लग रहा था, उतना ही शर्मनाक उसे अपना बर्ताव लग रहा था। हैंगओवर की वजह से रोहित का सर फटा जा रहा था। वहीं अब रोहित के दिल पर इस बात का भी काफ़ी बड़ा बोझ था कि उसने ज़िंदगी में पहली बार अनिका पर भरोसा नहीं किया था और अनिका पर भरोसा ना करने का इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। अनिका ने पहले ही रोहित के आने की आहट सुन ली थी और इसलिए जैसे ही अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि रोहित टेरेस गार्डन के दरवाजे के पास खड़ा था,
अनिका ने बड़ी ही तेज़ी से अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर फेरते हुए अपनी स्क्रीन पर डाउनलोड हो रही फाइल को हटाकर गेम ओपन कर दी। हालांकि अनिका वो गेम खेलना नहीं चाहती थी, मगर रोहित भी वो गेम खेलना नहीं जानता था और इसलिए रोहित को इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि अनिका सचमुच वो गेम खेलना जानती भी थी या नहीं। रोहित बस उस गेम को देखकर ये समझ चुका था कि अनिका रात भर उस गेम को खेल रही थी और इसलिए वो छोटे बच्चे की तरह जिद कर रही थी कि वो बच्चों के साथ बच्चों के कमरे में रहेगी। जब अनिका को इस बात का एहसास हो गया कि रोहित ने पूरी तरह से अनिका की इस तरकीब पर विश्वास कर लिया था, तब अचानक ही अपनी जगह से खड़े होते हुए अनिका ने रोहित से कहा, मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब सुबह हो गई। यहाँ पर काफ़ी ठंड है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ देर आराम करना चाहिए। रोहित भी कहीं ना कहीं चाहता था कि रात भर जब अनिका लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठी थी तब उसे कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। अनिका की आंखें पूरी तरह से लाल पड़ चुकी थी, जो देखकर रोहित ने अनिका से धीमी आवाज़ में कहा, हाँ मुझे भी लगता है कि तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। हैंगओवर की वजह से रोहित का सर दर्द से फटा जा रहा था। जैसे ही अनिका और रोहित अपने कदम बच्चों के बेडरूम की ओर आगे बढ़ाने लगे, रोहित के कदम फिर से लड़खड़ाए और जो खाने की प्लेट पिछली रात से अनिका की टेबल पर पड़ी थी वो ठोकर की वजह से सीधे ज़मीन पर जा गिरी। कांच की प्लेट ज़मीन से टकराते ही चकनाचूर हो गई, मगर प्लेट जैसे ही ज़मीन से टकराई, प्लेट के टूटने की आवाज़ से अलेक्जेंडर और आर्यन की आंखें खुल गई। वह दोनों झटके से जागे और जागते ही इस बात का एहसास हुआ कि टेरेस गार्डन पर रोहित और अनिका बातें कर रहे थे। जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ, दोनों की आंखों से नींद पूरी तरह से गायब हो गई। ना तो अब उन्हें सुबह जागते ही ठंड का एहसास हो रहा था और ना ही उन्हें किसी भी तरह का आलस महसूस हो रहा था। जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला कि सुबह हो गई थी और किसी भी वक्त रिया जाग सकती थी, मगर अनिका और रोहित दोनों कमरे में मौजूद थे, तब उनके होश उड़ गए। रोहित के कदम जैसे ही लड़खड़ाए, अनिका ने उसे सहारा देते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और फिर रोहित का हाथ पकड़कर उसे बेडरूम के अंदर ले गई। जब रोहित और अनिका ने देखा कि अलेक्जेंडर और आर्यन जाग गए थे, तब अनिका ने पहले रोहित की ओर देखा और फिर धीमी आवाज़ में अलेक्जेंडर और आर्यन से कहा, वी आर सॉरी, हमारी वजह से तुम दोनों की नींद खराब हो गई। दोनों बच्चों की आंखें बड़ी बड़ी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें उनके माँ बाप पर जम गई थी। एक तरफ अलेक्जेंडर और आर्यन की आंखें इसलिए बड़ी हो गई थी क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अगर किसी भी वक्त रिया जाग गई तो वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रिया अभी भी उसी पोजीशन में सोई हुई थी जिस पोजीशन में वो पूरी रात भर सोई रही थी। इसका मतलब साफ था कि कांच की प्लेट टूटने की आवाज़ अभी तक रिया की नींद को चीर नहीं पाई थी, जिसे देखकर उन दोनों भाइयों ने राहत की सांस तो ली थी। मगर वो जानते थे कि अब अगर दोबारा कमरे में कोई आवाज़ हुई तो हो सकता था कि रिया की नींद खुल सकती थी। रोहित जानता था कि ये सब कुछ रोहित की वजह से हुआ था। रोहित के पाँव की ठोकर अगर कांच की प्लेट को नहीं लगती तो कांच की प्लेट नीचे नहीं गिरती और अलेक्जेंडर और आर्यन की नींद खराब नहीं होती। इसलिए रोहित ने अपने दोनों बेटे की ओर देख कर कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मगर अब तुम दोनों सो जाओ। अभी तो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तुम दोनों ऊपर बिस्तर पर सो जाओ। तभी अचानक अनिका को रियलाइज़ हुआ कि अलेक्जेंडर और आर्यन नीचे रात भर ज़मीन पर लेटे हुए थे। इसलिए धीमी आवाज़ में बिना रिया को डिस्टर्ब किए अनिका ने अलेक्जेंडर और आर्यन से पूछा, तुम दोनों नीचे फर्श पर क्यों लेटे हुए थे? अलेक्जेंडर और आर्यन के पास इस बात का जवाब नहीं था। दोनों सोच में पड़े हुए थे। दोनों को इस बात का डर था कि अगर रिया कहीं जाग गई तो अनिका को पता चलने से पहले ही वो लोग रिया को असलियत के बारे में बता दें और किसी तरह तीनों बच्चों का भांडा फूटने से रोके। अभी कोई कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले अलेक्जेंडर और आर्यन के कानों पर अपनी बहन की धीमी धीमी आवाज़ पड़ी। रिया अंगड़ाई लेते हुए नींद में कहने लगी, तुम दोनों मेरे भाई होने के बावजूद मेरा साथ नहीं दे रहे। जैसे ही आर्यन और अलेक्जेंडर ने यह बात सुनी, दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रिया की बात सुनते ही अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्हें जिस बात का डर था वही हुआ था। अनिका और रोहित के सामने ही रिया की आँख खुल गई थी और वो दोनों जानते थे कि रिया पिछले दिन की मेमोरी भूल चुकी है, इसलिए अब दोनों को ही कुछ ना कुछ करना था। दोनों भाई अभी सोच ही रहे थे कि तभी रोहित ने अलेक्जेंडर की ओर देखकर पूछा, अलेक्जेंडर, रिया ये क्या कह रही है? रोहित की बात सुनकर अलेक्जेंडर बुरी तरह से सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि आखिर वो क्या जवाब दे। हालांकि अलेक्जेंडर सच भी नहीं बता सकता था और उसे इस वक्त कोई कहानी भी नहीं सूझ रही थी।
जो वो रोहित को बता सके। आर्यन भी उसी सोच में खड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे सांप सूंघ गया हो। रोहित ने जब देखा कि अलेक्जेंडर चुप है तो उसने फिर से अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, अलेक्जेंडर, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। तुम इस तरह से चुप क्यों हो? बताओ ये क्या कह रही है? उसके कहने का मतलब क्या है? रिया अभी भी नींद में थी। उसने अंगड़ाई तो ली थी, मगर उसने आधी नींद में जो बातें कही थी उसके कारण अब अलेक्जेंडर और आर्यन पर मुसीबतें बढ़ गई थी। रोहित ने देखा कि रिया अभी भी कंबल को ओढ़ के सोई हुई थी। तभी अलेक्जेंडर ने कहा, डैड, आपने मुझे पहले पूछा था ना कि मैं और आर्यन नीचे फर्श पर क्यों सोए हुए थे? इस रिया के कारण। अलेक्जेंडर ने जैसे ही ये कहा, आर्यन अलेक्जेंडर को देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका भाई कहना क्या चाहता है और क्या सोच रहा है। रोहित ने अलेक्जेंडर की ओर देखा और उसे घूर घूर कर देखने लगा। ये बात तो सब कोई अच्छे से जानते थे कि रोहित रिया से कितना प्यार करता था। वो उसके खिलाफ कोई भी शब्द नहीं सुन पाता था। रोहित ना कभी रिया को डांटता था, ना ही कभी उस पर ऊंची आवाज़ में कभी कोई बात करता था। मगर वहीं ठीक उल्टा अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों अक्सर अपने पापा से डांट सुन जाया करते थे। रोहित उन्हें अक्सर फटकारता था। जब रोहित ने अलेक्जेंडर के मुंह से सुना कि वो दोनों रिया के कारण फर्श पर सोए हुए थे तो उसे हैरानी हुई। रोहित अलेक्जेंडर के थोड़े पास आया और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अलेक्जेंडर ने मन ही मन कहानी बनाते हुए रोहित से कहा, डैड, हुआ ये कि जब हम सोने के लिए गए अपने बिस्तर पर, तब अचानक से रिया नींद में कुछ बड़बड़ाने लगी। तो फिर हमें डर लगने लगा कि रिया ये क्या कह रही है। तो मैंने आर्यन को कहा कि हम वहीं रिया के बगल में ही बैठते हैं, अगर उसे कुछ ज़रूरत पड़ी तो हम वहीं रहेंगे। तो फिर हमने ऐसा ही किया और हम रिया के बगल में बिस्तर पर ही बैठ गए। मगर हम भी काफ़ी थके हुए थे और नींद काफ़ी आ रही थी। तो फिर पता नहीं क्यों बैठे बैठे ही हमें खुद पता नहीं चला कि कब हम सो गए, और बस इसलिए जब हमारी आँख खुली तो हमने पाया कि हम बिस्तर से सीधा ज़मीन पर आकर फर्श पर सो गए थे। जैसे ही अलेक्जेंडर ने यह कहा, आर्यन के दिमाग में भी एक बात आई। उसने तपाक से रोहित से कहा, हाँ डैड, रिया पता नहीं रात भर क्या बड़बड़ा रही थी। क्या वो कोई सपना देख रही थी? फिर हमने भी सोचा कि उसे उठाकर क्यों पूछें, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। रोहित को अलेक्जेंडर और आर्यन की बात सुनकर थोड़ा सा विश्वास हुआ, पर वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था। मगर वो इस वक्त कुछ कहना नहीं चाहता था। वो सोच में पड़ गया था कि वो क्या कहे। कुछ पल के लिए उस कमरे में खामोशी छा गई, मगर तभी अचानक से एकाएक ही रिया उठी। रिया जैसे ही उठी उसने अपने सामने रोहित, अनिका, अलेक्जेंडर और आर्यन को देखा। चारों जिस तरह से खड़े थे, रिया को देखकर हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर सुबह सुबह हुआ क्या है। रिया बेहद ही अजीब तरीक़े से चारों ओर देख रही थी। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन आंखों ही आंखों में इशारे करके कुछ बातें कर रहे थे, मानो दोनों एक दूसरे को कह रहे थे कि अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि दोनों भाई जानते थे कि रिया पिछले दिन की मेमोरी भूल चुकी है। मगर वो दोनों नहीं चाहते थे कि रोहित और अनिका को इस बारे में पता चले। ठीक उसके उल्टा अनिका के दिमाग में भी इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। वो यही सोच रही थी कि पैराडाइज इंटरनेशनल की सीसीटीवी फुटेज को जो उसने हैक किया था वो उसे कैसे देखें, क्योंकि अब तक उसे वो फुटेज नहीं मिली थी जिसमें सनी और रोहित टेरेस पर थे। वो बेहद ही बेकरार थी। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर उस दिन रोहित और सनी के बीच क्या हुआ था। अनिका जहाँ ये सोच रही थी, वहीं रोहित इस वक्त रिया के बारे में सोच रहा था। वो ये भूल गया था कुछ पल के लिए कि अनिका पूरी रात जागी थी। कहीं ना कहीं जब से रोहित ने देखा था कि अनिका लैपटॉप पर गेम खेल रही थी, उसके मन का एक कोना शांत हो गया था। रोहित पहले की तरह बेचैन नहीं था। उसे इस वक्त तो खुद पर गिल्ट महसूस हो रहा था। उसे यही लग रहा था कि उसने बेकार में ही अपनी अनिका पर शक किया। अनिका कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकती थी। तभी रिया ने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? आप सब इस तरह से क्यों खड़े हैं? अभी कोई कुछ कहता कि अलेक्जेंडर रिया के पास आया और बोला, कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। हम तो प्लान कर रहे थे कि आज कहाँ घूमने जाना है। अलेक्जेंडर की बात रिया को अजीब लगी। उसने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और सीधे रोहित की तरफ देखकर कहा, पापा, हम कहाँ जा रहे हैं, बताइए ना। रोहित को अचानक समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, इसलिए उसने कहा, अभी हम सोच रहे हैं बेटा, तुम उठ गई हो तो बताओ, तुम कहाँ जाना चाहोगी? पर उससे पहले तुम नाश्ता कर लो। देखो सुबह हो गई है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नाश्ता करने आ जाओ, नाश्ता टेबल पर लग चुका है। रिया रोहित की बात सुनकर जल्दी से उठी।
अलेक्जेंडर और आर्यन बहुत ही ध्यान से रिया को देख रहे थे। उसकी एक एक हरकत को वो दोनों ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्हें शक था कि कहीं रिया ने कोई ऐसी बात कह दी जिससे रोहित को रिया के ऊपर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो दोनों भाई मामले को संभाल सकें, मगर ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं था और रिया नॉर्मल ही बिहेव कर रही थी। तभी रोहित ने दोनों भाइयों से कहा, तुम दोनों भी आ जाओ, नाश्ता टेबल पर लग चुका है। और अनिका तुम। इतना रोहित ने कहा ही था कि अनिका ने इत्तेफाक से जवाब दिया, मैं थोड़ी देर में नाश्ता कर लूँगी, अभी मुझे ज़रा काम है। अनिका ने जैसे ही ये कहा, रोहित और तीनों बच्चे अनिका की ओर देखने लगे। तीनों बच्चों को ये नहीं पता था कि अनिका पूरी रात जागी थी और लैपटॉप के सामने बैठी हुई थी, क्योंकि एक टाइम के बाद अलेक्जेंडर और आर्यन भी सो चुके थे। लेकिन रोहित को पता था कि अनिका पूरी रात जागी थी, मगर उसे यही लग रहा था कि अनिका पूरी रात लैपटॉप पर गेम खेल रही थी। उसे अनिका के बारे में नहीं पता था कि उसने पैराडाइज इंटरनेशनल के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया था और अब वो जानना चाहती थी कि उस दिन सनी और रोहित के बीच क्या हुआ था। अनिका टेरेस के उस दिन की सीसीटीवी फुटेज ढूंढने की कोशिश कर रही थी और इस वक्त भी अनिका के मन में यही चल रहा था। वो यही सोच रही थी कि वो जल्दी से जल्दी उस फुटेज को देखे और ये पता करने की कोशिश करे कि रोहित आखिर है कौन। क्या रोहित वही है जैसा वो सामने दिखाई देता है, या फिर रोहित के इस चेहरे के पीछे कोई और चेहरा है। हालांकि अनिका ये बात भी जानती थी कि उसके सामने जो रोहित था वो बहुत ही केयरिंग था। वो परिवार की बहुत चिंता करता था, परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था, और सबसे बड़ी बात अनिका और बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकता था। मगर अनिका के दिमाग के दूसरी छोर पर उसे वो बातें भी याद थी जो रोहित के खिलाफ लोगों ने कही थी, जैसे श्रेया ने, सागर सान्याल ने जो बात कही थी। उन बातों की वजह से अनिका को कभी कभी रोहित पर शक होता था, और ये शक तब और ज़्यादा बढ़ गया जब कुसुम के केस से रिलेटेड अनिका ने एविडेंस ट्रे में सिगार के टुकड़े और शराब की बोतलें देखी थी। अनिका को लग रहा था कि रोहित का भी कुसुम के केस से कुछ न कुछ कनेक्शन था, क्योंकि सिगार के टुकड़े और शराब की बोतल दोनों ही अनिका ने रोहित के कमरे में देखे थे। रोहित ने जब अनिका के मुंह से सुना कि वो अभी नाश्ता नहीं करेगी तो वो अनिका की ओर देखने लगा। रोहित की आंखों में ये सवाल साफ साफ नजर आ रहा था कि अनिका आखिर इस वक्त नाश्ता क्यों नहीं करेगी। तभी इस सवाल को रोहित की आंखों में पड़ते हुए अनिका ने कहा, रोहित मुझे थोड़ा लैपटॉप पर कुछ काम है, उसके बाद मैं आराम से नाश्ता कर लूँगी। रोहित ने जैसे ही ये सुना उसने इस बार जिद करते हुए कहा, नहीं अनिका, देखो तुमने पूरी रात जाग कर लैपटॉप पर गेम खेला है और हमने तुम्हें रोका नहीं, मगर अब नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमें तुम्हारी फिक्र है। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती? हम नहीं चाहते कि तुम्हारे दिमाग पर स्ट्रेस पड़े। मानता हूँ कि गेम खेलने से तुम्हें अच्छा लगता है, पर इतना भी तुम गेम में मत खो जाओ कि खाना पीना ही भूल जाओ। तुम्हारे सामने ये हमारी बेटी रिया गेमिंग दुनिया की चैम्पियन है, न जाने कितने चैम्पियनशिप जीते हैं इसने, मगर इतना तो रिया भी नहीं डूब जाती जितना तुम पिछले एक दिन में गेम खेल चुकी हो। इसलिए चलो हमारे साथ नाश्ता करो, क्यों है ना बच्चों, मैंने सही कहा ना? रोहित ने जैसे ही बच्चों की तरफ देख कर ये कहा, तीनों बच्चे चिल्लाकर बोले, हाँ मम्मा, आपको हमारे साथ नाश्ता करना होगा वरना हम भी नाश्ता नहीं करेंगे। अब अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे मना करे, क्योंकि अनिका जल्द से जल्द सीसीटीवी फुटेज को देखना चाहती थी। वो अपना वक्त नहीं गंवाना चाहती थी। हालांकि अनिका ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि इस वक्त चाहे वो कुछ भी बहाना बना ले, पर बच्चे नहीं मानने वाले थे। मगर फिर भी उसने अपनी तरफ से एक बार ट्राई करते हुए कहा, देखो तुम लोग समझने की कोशिश करो। मैं अनिका ने इतना कहा ही था कि तभी आर्यन ने कहा, मम्मा प्लीज़ चलिए ना, हमारे साथ आप नाश्ता नहीं करेंगी तो फिर हम भी नाश्ता नहीं करना चाहते। आर्यन की बात ख़त्म होते ही रिया ने कहा, मम्मा आपको हमारे साथ चलना होगा बस। इतना कहने के साथ ही रिया ने अनिका का हाथ पकड़ा और अनिका को खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगी। अनिका के पास और कोई चारा नहीं बचा था। वो भी रिया के पीछे पीछे लिविंग रूम में गई और फिर रिया के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। पीछे से रोहित, अलेक्जेंडर और आर्यन तीनों वहाँ पर आए। तभी अलेक्जेंडर ने कहा, रिया पहले तुम अपना मुंह धो लो, उसके बाद खाना। अलेक्जेंडर ने इतना कहा ही था कि तभी रोहित ने कहा, तुम दोनों ने मुंह धोया? ये सुनते ही अलेक्जेंडर और आर्यन का सिर झुक गया, क्योंकि उन्होंने भी मुंह नहीं धोया था। रोहित ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, जाओ पहले जाकर मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद नाश्ता करना। आखिर में दोनों को रोहित की बात माननी पड़ी और दोनों अपने कमरे की तरफ चले गए, मगर रिया वहीं बैठी रही। कमरे में आते ही अलेक्जेंडर और आर्यन मन ही मन ये सोच रहे थे कि आखिर उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। रिया अभी अभी सो कर उठी थी, उसने भी मुंह नहीं धोया था, मगर रोहित ने उसे कुछ नहीं कहा। दोनों को पहले बुरा नहीं लगता था जब रोहित रिया को ज़्यादा प्यार करता था,
जब दोनों भाइयों से ज़्यादा लाड करता था, मगर अब कहीं ना कहीं दोनों को ये बात खटकने लगी थी। उन्हें रिया के लिए तो खुशी होती थी, मगर अपने लिए बुरा भी लगता था कि उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता था। आखिर उन्होंने क्या किया था? पर यह बात अलेक्जेंडर और आर्यन खुलकर भी रोहित से नहीं कर सकते थे। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर कुछ इशारे कर ही रहे थे। इतने में उन्हें लिविंग रूम से रिया की आवाज़ सुनाई पड़ी। डैड, वैसे मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? इस पर रोहित ने कहा, हाँ रिया बोलो, क्या बात है? क्या आपको लगता है मैं पागल हूँ? रिया ने जैसे ही कहा, कमरे के अंदर मौजूद अलेक्जेंडर और आर्यन का चेहरा हैरानी से भर गया। अलेक्जेंडर और आर्यन अभी सोच ही रहे थे कि इतने में उनके कानों पर रिया की आवाज़ पड़ी। क्या आपको लगता है मैं पागल हूँ? रिया ने जैसे ही ये कहा, अलेक्जेंडर और आर्यन बुरी तरह से डर गए। वहीं बाहर लिविंग रूम में बैठे रोहित और अनिका को रिया की बात सुनकर अजीब लगा। अनिका को शुरू में लगा कि रिया को कोई शरारत सूझ रही है, इसलिए वो इस तरह के सवाल अपने डैड से कर रही है। पर रोहित पूरी तरह से हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि रिया अचानक क्या कह रही है। तभी रोहित ने तपाक से रिया से पूछा, नहीं, तुम्हें ऐसा किसने कहा और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रोहित की इस बात पर रिया ने तपाक से जवाब दिया, नहीं डैड, मुझे नहीं, अलेक्जेंडर और आर्यन को लगता है कि मैं पागल हूँ। उन्हें लगता है कि मैं गेम खेल खेल कर वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच का फ़र्क भूल चुकी हूँ और मुझे किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। रिया के मुंह से जैसे ही ये निकला, अपने कमरे में मौजूद अलेक्जेंडर और आर्यन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें अभी यकीन हो चला था कि उन्हें जिस बात का डर था वो अब सच होने वाला था। रिया को ये बिल्कुल याद नहीं था कि पिछले दिन क्या हुआ था और वो ये बातें अब रोहित से क्यों कर रही थी। ये भी धीरे धीरे अलेक्जेंडर को समझ आ रहा था। अलेक्जेंडर ने घबराते हुए आर्यन से कहा, आर्यन, जिस बात का डर था वही हुआ। हमें रिया को किसी तरह रोकना होगा, नहीं तो आज पापा और मम्मा के सामने हमारा भांडा फूट जाएगा और फिर हम दोनों को बहुत डांट पड़ेगी। पापा हमें छोड़ेंगे नहीं। अलेक्जेंडर की बात सुन आर्यन ने भी सोचते हुए कहा, अलेक्जेंडर, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। क्या हम ऐसे ही चले जाएं? तभी अचानक से अलेक्जेंडर ने आर्यन को वहीं पर रहने का इशारा किया और वो तुरंत दौड़कर लिविंग रूम में गया। उसे इसी बात की फिक्र थी कि कहीं उनका भांडा आज रिया फोड़ ना दे। अलेक्जेंडर जिस तेजी से लिविंग रूम में आया था वो देखकर रोहित, अनिका और रिया हैरान हो गए। कोई कुछ कहता। इतने में रोहित ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह से भाग कर यहाँ क्यों आए हो? अलेक्जेंडर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। हालांकि वो वहाँ पर रिया को कुछ भी कहने से रोकने आया था, पर अब उसे खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या कहे। उसकी सिट्टी पिट्टी बंद हो चुकी थी। तभी अलेक्जेंडर ने हड़बड़ाते हुए कहा, डैड, ये रिया क्या कह रही है? हम इसे पागल नहीं समझते बल्कि। तभी रोहित ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में अलेक्जेंडर से कहा, तुम शांत रहो। इतना कहने के बाद रोहित ने रिया की तरफ देखकर कहा, हाँ रिया, तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी? तभी रिया ने अलेक्जेंडर की ओर देखा। आंखों ही आंखों में रिया अलेक्जेंडर की ओर देख कर इशारे कर रही थी, मानो आज अलेक्जेंडर और आर्यन को बताएगी कि वो पागल नहीं है और उसने गुलेरिया हाउस की छत पर अनिका जैसी दिखने वाली किसी औरत को देखा था। क्योंकि रिया सब कुछ भूल चुकी थी, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो लोग गुलेरिया हाउस से जाकर वापस लौट चुके थे। रिया को इस वक्त याद नहीं था कि अभी उसे गुलेरिया हाउस जाना है और उसने अपना प्लान भी तैयार कर रखा था, मगर उसके दोनों भाई उसके इस प्लान में साथ नहीं दे रहे थे। इस कारण से रिया चिड़ी हुई थी और अब उस चिड़ के कारण उसने ये बात रोहित और अनिका के सामने कह दी थी। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रिया ने कहा, हाँ डैड, ये सच है। अलेक्जेंडर और आर्यन को लगता है कि मेरी दिमागी हालत सही नहीं है। मैं रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच का फ़र्क भूल चुकी हूँ। रोहित ने जैसे ही ये सुना, उसने घूरते हुए अलेक्जेंडर की ओर देखा। तभी रोहित ने अलेक्जेंडर की ओर देखते हुए कहा, आर्यन कहाँ है? बुलाओ उसे। रोहित इतना कहकर चुप हुआ ही था कि इतने में अपने कमरे से आर्यन निकल कर वहाँ आया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे पता था कि आज रोहित उसकी और अलेक्जेंडर की क्लास लगाने वाला था। दोनों भाई अभी चुपचाप खड़े थे। इतने में रोहित ने कहा, बताओ रिया, ये क्या कह रही है? अलेक्जेंडर और आर्यन चुप ही थे। उनको इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। दोनों ने रिया की तरफ देखा। रिया भी अपने दोनों भाइयों को देख रही थी। तभी रोहित ने कहा, रिया की तरफ क्या देख रहे हो? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। अलेक्जेंडर और आर्यन रोहित के सवालों का कोई जवाब देते। इतने में अनिका का फ़ोन बजा। अनिका का फ़ोन उसे थोड़ी दूरी पर था, मगर जैसे ही उसका फ़ोन बजा, अनिका अचानक से उठी और उसने फ़ोन को लपका।
अनिका जिस तेज़ी से उठी थी वो देखकर रोहित और तीनों बच्चे हैरान हो गए। रोहित ने देखा अनिका काफ़ी हड़बड़ा गई थी। अनिका का ये अंदाज किसी ने भी इससे पहले नहीं देखा था। रोहित को आज थोड़ा अजीब लगा। उससे रहा न गया। उसने तपाक से पूछा, अनिका किसका फ़ोन है? ये सुनते ही अनिका हैरानी से रोहित को देखने लगी। वो इतनी ज़्यादा हड़बड़ाई हुई थी कि उसने अभी तक ये तक नहीं देखा था कि उसे फ़ोन कर कौन रहा था। पर अब अनिका को देखना ही था, क्योंकि रोहित उसकी तरफ देखे ही जा रहा था। अनिका ने जैसे ही फ़ोन स्क्रीन पर देखा तो उसने पाया कि विकी उसे इस वक्त फ़ोन कर रहा था। विकी का नंबर देखते ही अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहित को क्या जवाब दे। वो रोहित को विकी के बारे में बता नहीं सकती थी। उसे ये राज अभी राज ही रखना था। अनिका इस वक्त सोच में पड़ी हुई थी। इतने में रोहित ने फिर से पूछा, क्या हुआ अनिका, किसका फ़ोन है? अनिका ने मन में एक कहानी बनाते हुए रोहित से कहा, श्रेया, और श्रेया का फ़ोन है, मैं उससे बात करके आती हूँ, तुम लोग अब तक नाश्ता करो। इतना कहने के साथ ही अनिका उस कमरे से निकल गई। उसके जाने के बाद रोहित को समझ नहीं आया कि अनिका इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों थी और श्रेया से बात करने के लिए उसे कमरे से बाहर क्यों जाना पड़ा। रोहित अभी कुछ समझ पाता इतने में अलेक्जेंडर ने कहा, डैड, हम रिया को पागल नहीं समझते हैं, बल्कि हमें उसकी चिंता है। ये दिन भर गेम खेलते रहती है, स्क्रीन के सामने हरदम बैठी रहती है, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए मैं और आर्यन रिया को समझा रहे थे और कुछ नहीं। इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर चुप हो गया और आंखों ही आंखों में आर्यन की तरफ इशारा करके कुछ कहने की कोशिश करने लगा। उसका इशारा मिलते ही आर्यन ने भी कहा, हाँ डैड, आप तो जानते ही हैं, हम दोनों और रिया से बड़े हैं और समझदार भी हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि रिया का हम अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखें। तो बस इसीलिए हमने कहा था। लेकिन अगर रिया को ऐसा लगता है तो फिर आज से हम दोनों इसे कुछ नहीं कहेंगे। रोहित दोनों की बात से कन्विंस तो था, पर वो रिया को कुछ नहीं कहना चाहता था। हमेशा की तरह रिया को उसने कुछ नहीं कहा। तभी बीच में रिया ने कहा, पर डैड, आप एक बात बताइए, अगर मुझे कभी भी इन दोनों भाइयों की ज़रूरत पड़ी तो क्या ये दोनों मेरी मदद नहीं करेंगे? क्या यह इनका फ़र्ज़ नहीं है? रोहित ने जैसे ही ये सुना, उसने तपाक से कहा, बिल्कुल करेंगे। इन दोनों का फ़र्ज़ है तुम्हारी मदद करना, और जब ये दोनों तुम्हारी बात ना माने तो मुझे बताओ। अलेक्जेंडर को अब भनक लग चुकी थी कि कहीं ना कहीं रिया धीरे धीरे उस बात की तरफ जा रही थी जो अलेक्जेंडर और आर्यन सामने नहीं आने देना चाहते थे। इसलिए दोनों ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, ठीक है रिया, हम तुम्हारी मदद करेंगे। चलो नाश्ता कर लो, हम भी आते हैं फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए। इतना कहने के बाद दोनों भाई जल्दी से अपने कमरे की तरफ जाने लगे। रोहित अजीब सा चेहरा लिए वहीं पर खड़ा था। इस वक्त अलेक्जेंडर और आर्यन की बातें उसके दिमाग में नहीं चल रही थी, बल्कि उसके मन में यही चल रहा था कि अनिका इतनी हड़बड़ी में बाहर क्यों गई थी। आखिर क्या कारण था उसके बाहर जाने का? क्या सच में उसे श्रेया का ही फ़ोन आया था? वहीं कमरे के अंदर आते ही अलेक्जेंडर ने आर्यन से कहा, आर्यन, हमें जल्दी ही रिया को वो वीडियो दिखाना होगा जो हमने स्टोर करके रखा है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। अलेक्जेंडर की इस बात पर आर्यन ने जवाब दिया, हाँ अलेक्जेंडर, आज रिया ने तो हमारा भांडा फोड़ ही दिया था। पापा को देखकर मुझे लग रहा था कि आज वो हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम एक काम करो, रिया जैसे ही नाश्ता कर ले उसे कमरे में बहाने से ले आना, फिर हम उसे वो वीडियो दिखा देंगे और साथ ही उसे ये बता देंगे कि अलेक्जेंडर ने अपनी बात बताई। उसकी बात सुनते ही आर्यन ने पूछा, पर कब तक चलेगा ऐसा? इस सवाल का जवाब ना तो आर्यन के पास था और ना ही अलेक्जेंडर के पास। वहीं दूसरी तरफ अनिका टेरेस गार्डन में आ गई थी। उसने जब देखा तब तक रिंग बजना बंद हो चुका था। अनिका को समझ नहीं आया कि अचानक इतनी सुबह को विकी उसे क्यों फ़ोन कर रहा था। वो यही सोच रही थी, इतने में उसका फ़ोन दोबारा बजा। उसने देखा विकी का नंबर फ्लैश हो रहा था। इस बार अनिका ने आसपास देखा और झट से फ़ोन उठाया। अनिका ने जैसे ही फ़ोन उठाया, फ़ोन की दूसरी तरफ से विकी ने कहा, अनिका जी, क्या हुआ? क्या आपने अभी तक कुछ पता नहीं किया? आप काम पर लगी हुई हैं या नहीं? देखिए, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे शक है कि सीसीटीवी फुटेज को कोई डिलीट भी कर सकता है। अनिका ने जैसे ही ये सुना, उसे हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आया कि विकी ये अचानक क्या कह रहा है। अनिका ने तुरंत विकी से कहा, क्या ये आपको क्या हो गया है? आप क्या कह रहे हैं? तभी विकी ने कहा, जी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए और समझिए। वो शख्स जो भी है,
वो नहीं चाहेगा कि हम कुसुम के मुजरिम को बाहर लाएं, इसलिए हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। अनिका ने जैसे ही ये सुना उसने गहरी सांस ली और फिर आराम से कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। कल रात को मैंने हैकिंग की दुनिया के बारे में सब कुछ जान लिया, जितना भी मुझे जानना था। बस अब मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाऊँगी मैं आपको फ़ोन कर दूँगी। विकी ने जैसे ही ये सुना उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने आकाश से ये सुन रखा था कि अनिका एक जीनियस थी। वो कोई भी चीज़ बहुत ही जल्दी और बाकी लोगों के मुकाबले आसानी से सीख जाती थी। पर इस वक्त विकी को यह यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक ही रात में अनिका ने हैकिंग जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को सीख लिया था और उसके बारे में जान लिया था। विकी इस वक्त यही सब सोच रहा था। इतने में अनिका ने फ़ोन के इस पार से कहा, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? अनिका की बात पर विकी ने कहा, कुछ नहीं, बस आपकी बात सुनकर आकाश की याद आ गई और उसकी बातें याद आ गई जो वो आपके बारे में कहता था। अनिका आकाश के बारे में उतना नहीं जानती थी, बस वो जानती थी कि आकाश उसका भाई था, पर अनिका के दिल में उसके लिए कोई इमोशंस नहीं थे। अनिका की जब से याददाश्त गई थी तब से लेकर अब तक उसने आकाश के बारे में बहुत बार सुना था, लेकिन आकाश के लिए जैसा गुलेरिया हाउस के लोग सोचते थे वैसा अनिका नहीं सोचती थी। अनिका को विकी ने फ़ोन के उस पार से कहा, अनिका जी, आई होप आप जल्दी से उस एटीएम के सीसीटीवी कैमरे को हैक कर लें और हमें पता चल जाए कि आखिर उस रात कुसुम के घर पर कौन आया था। विकी की बात पर अनिका ने कहा, हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे यकीन है कि आज रात तक मैं इस काम में कामयाब हो जाऊँ और मुझे उस एटीएम के सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस मिल जाए। इतना कहने के बाद अनिका ने एक गहरी सांस ली और फिर विकी से कहा, और हाँ, प्लीज़ तब तक आप इस तरह अचानक से फ़ोन मत करना, वरना मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ। अनिका ने जैसे ही इतना कहा ठीक उसी वक्त रोहित टेरेस गार्डन के दरवाजे तक आ गया। उसने अनिका के मुंह से उसके आखिरी शब्द सुन लिए थे। रोहित ने सुन लिया था जो अनिका ने कहा था कि वो मुसीबत में पड़ सकती थी। रोहित ने सुनते ही इत्तेफाक से अनिका से कहा, अनिका, ये तुम क्या कह रही हो? तुम किस मुसीबत में पड़ने की बात कर रही हो? ये सुनते ही अनिका के होश उड़ गए। गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अनिका की बातें रोहित ने टेरेस गार्डन के दरवाजे से सुन ली थी। अनिका को पता नहीं था कि एकदम से रोहित उस जगह पर आ जाएगा और वह उसकी बातें सुन लेगा। अनिका को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो रोहित से क्या कहे। इस वक्त अनिका का दिमाग घूम गया था। वो ना तो रोहित को कुछ बोल पा रही थी और ना ही फ़ोन पर विकी को। विकी ने जब अनिका को खामोश देखा तो वो फ़ोन के उस पार से बोला, अनिका जी, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गई? हेलो अनिका जी, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? अनिका इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। वह एक बुत बनी खड़ी थी। वहीं रोहित ने देखा कि अनिका चुप खड़ी है, वो उसकी तरफ मुड़ी भी नहीं थी। ये देख रोहित को अजीब लगा। उसने एक बार फिर से कहा, अनिका, क्या हुआ, तुम किस मुसीबत की बात कर रही थी? ये सुनने के बाद अनिका ने अपना गला खराशा। वो कुछ बोलने को हुई तभी रोहित अपने कदम टेरेस गार्डन के दरवाजे पर से अनिका की ओर बढ़ाने लगा। अनिका को एहसास हो गया कि रोहित उसकी तरफ आ रहा है। रोहित अनिका के पास आता इतने में अनिका ने फ़ोन पर कहा, ठीक है श्रेया, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ, अभी मुझे कुछ काम है। इतना कहने के बाद अनिका ने बिना विकी का जवाब सुने फ़ोन काट दिया। विकी भी समझ गया था कि अनिका के पास कोई आ गया होगा। हालांकि उसने रोहित की आवाज़ सुनी थी, पर उसे लगा था कि रोहित अनिका का पति था और अनिका सिचुएशन को संभाल लेगी। पर विकी को ये पता नहीं था कि इस वक्त अनिका कैसी सिचुएशन में फंस गई थी। वहीं इधर रोहित अनिका के पास आया और उसने अनिका के कंधे पर हाथ रख दिया। अनिका के कंधे पर रोहित ने जैसे ही हाथ रखा उसका बदन सिहर गया। वो एक झटके से रोहित की ओर मुड़ी। अनिका के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। रोहित ने भी देख लिया था। उसने अनिका से सवाल किया, अनिका, क्या हुआ, तुम इस मुसीबत की बात कर रही थी? कौन सी मुसीबत के बारे में बात कर रही थी तुम? अनिका ये सुनने के बाद मन में सोचने लगी कि वो आखिर क्या बात बताए रोहित को। वहीं रोहित अनिका की आंखों में देख रहा था। रोहित को अनिका की चिंता हो रही थी। वो नहीं चाहता था कि ऐसी हालत में अनिका कोई स्ट्रेस या टेंशन ले। तभी रोहित ने अनिका के हाथ पर अपना हाथ रखा। वो कुछ कहता इतने में रोहित ने देखा कि अनिका अनकंफर्टेबल हो रही थी। ये देखते ही रोहित ने अनिका का हाथ छोड़ दिया और कहा, सॉरी। इतना कहने के बाद रोहित ने अनिका से कहा,
वो मैं ये कह रहा था कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है या तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। आई नो कि तुम मुझे अभी तक अपने पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाई हो, मगर तुम मुझे अपना फ्रेंड तो समझ ही सकती हो। इंसान को एक दोस्त की तो ज़रूरत होती ही है। इतना कहकर रोहित मुस्कुराने लगा। वहीं अनिका रोहित की तरफ देखे जा रही थी। उसे रोहित का अंदाज, उसके बात करने का तरीका, उसके समझाने का तरीका अनिका को अच्छा लगता था। पर अगले ही पल उसके दिमाग में यही ख्याल आता था कि क्या रोहित का असली चेहरा यही है या फिर उसका एक अलग चेहरा है। तभी अनिका ने रोहित से कहा, नहीं रोहित, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। ये सुन रोहित को थोड़ा अजीब लगा। उसे अनिका पर भरोसा था, पर इस वक्त ना जाने क्यों रोहित को लग रहा था कि अनिका ये सब फॉर्मेलिटी के लिए कह रही थी। उसने अनिका से पूछा, तो फिर तुम फ़ोन पर कह रही थी कि तुम किसी मुसीबत में पड़ सकती हो। रोहित की बात सुन अनिका ने एक गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया, एक्चुअली रोहित, श्रेया यही कह रही थी कि जब मैं उसके पास जाऊंगी तो मुझे उसके साथ ही रहना होगा और मुझे गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को फिर से उसकी पोजीशन दिलवाने में मदद करनी होगी। तो मैंने वही कहा कि अगर मैं हर वक्त श्रेया के साथ रहूंगी तो फिर मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ। मेरे बिना मेरे बच्चों का क्या होगा? उनको डेली स्कूल कौन लेने और छोड़ने जाएगा? उनको रेडी कौन करेगा, जो मेरा काम है। इतना कहने के बाद अनिका मुस्कुराने लगी। अब तक अनिका को श्रेया और गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था। उन्हीं सब की बदौलत अनिका ने ये झूठ रोहित को सुनाई थी। रोहित को अनिका की इस बात पर यकीन हो गया था। शुरू में रोहित को लगा कि अनिका उसे झूठ बोल रही है, पर जब उसने अनिका की पूरी बात सुनी तो उसे उसकी बातों पर यकीन हो गया। रोहित ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने श्रेया को, मगर तुम एक चीज़ कहना भूल गई। रोहित ने जैसे ही कहा, अनिका चौंक गई। उसके मन में अलग अलग तरह के सवाल आने लगे। रोहित भी अनिका को सोचता हुआ देख रहा था। अनिका को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने पूछा, क्या मतलब, मैं क्या कहना भूल गई? अनिका की इस बात पर रोहित ने मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ देखकर कहा, यही कि तुम अगर श्रेया के पास चली गई तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? अरे मैं कहाँ गया, तुम क्या मेरा ख्याल नहीं रखोगी? दिस इज़ नॉट फेयर। रोहित की बात सुनकर अनिका के दोनों गाल लाल हो गए। वो शर्मा गई थी। एक पल के लिए वो सब कुछ भूलकर रोहित के साथ उस पल में जीने लगी। सुबह के इस वक्त हल्की हल्की धूप खिली हुई थी जो अनिका के चेहरे पर पड़ रही थी। ठंडी हवाएं अनिका के बालों को छू कर गुजर रही थी। अनिका इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। अनिका के लाल लाल दोनों गालों को देखकर रोहित को पुराने दिन याद आने लगे, जब अनिका की याददाश्त नहीं गई थी और वो अनिका के साथ प्यार के कुछ पल गुजारा करता था। एक तरफ टेरेस गार्डन पर रोहित और अनिका बातें कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ आर्यन फ्रेश होकर अलेक्जेंडर के कहे अनुसार रिया के पास गया। रिया अभी अपने फ़ोन में कुछ देखते हुए नाश्ता कर रही थी। आर्यन उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही रिया को एहसास हुआ कि आर्यन उसके सामने खड़ा है, उसने आर्यन की ओर देखकर कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? रिया को इस तरह कहता देख आर्यन ने कहा, तुम्हारा नाश्ता हो गया? आर्यन ने पहली बार इस तरह से रिया को कुछ पूछा था। रिया इतना तो जान चुकी थी कि ज़रूर आर्यन के मन में कुछ चल रहा है। रिया को अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका भाई क्यों उससे ये सब पूछ रहा था। पर तभी उसने आर्यन को जवाब दिया, हाँ लगभग हो गया है। क्यों? आर्यन को इसी बात का इंतज़ार था। जैसे ही रिया ने यह कहा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने रिया को देखते हुए कहा, तो चलो मेरे साथ कमरे में, मुझे और अलेक्जेंडर को तुमसे कुछ बात करनी है। आर्यन के मुंह से जैसे ही रिया ने यह सुना, वो आर्यन को घूर कर देखने लगी। रिया को यही लग रहा था कि ज़रूर कमरे में ले जाकर अलेक्जेंडर और आर्यन उसे लेक्चर देने वाले थे, क्योंकि रिया ने अभी कुछ देर पहले अलेक्जेंडर और आर्यन के बारे में रोहित से शिकायत की थी। हालांकि रोहित ने दोनों भाइयों को कुछ कहा तो नहीं था, मगर फिर भी रिया को मन ही मन यही लग रहा था कि दोनों भाई उसे इसी चीज़ के लिए सुनाने वाले थे। रिया को इस तरह सोचता हुआ देखकर आर्यन ने तपाक से कहा, क्या हुआ रिया, तुम सोच क्या रही हो, जल्दी चलो। आर्यन को इस तरह से बेसब्र देखकर रिया को पक्का यकीन हो गया कि वो जो सोच रही थी वही होने वाला था। उसने आर्यन को मना करते हुए कहा, नहीं अभी मुझे नहीं जाना, अभी मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे फ़ोन में देखने दो कि हम और कहाँ जा सकते हैं घूमने के लिए, सो डोंट डिस्टर्ब मी। इतना कहने के बाद रिया अपने फ़ोन में देखने लगी। वो इस वक्त यही देख रही थी कि मनाली में ऐसी कौन सी अच्छी जगह है जहाँ वो घूमने के लिए जा सकती थी, क्योंकि उसे आज घूमने जाना था। वहीं रिया को ये सब करता देख आर्यन ने उससे कहा,
रिया, ये हम तीनों कमरे में चलकर डिसाइड कर लेंगे, अभी तुम पहले हमारे साथ चलो। आर्यन को जिद करता हुआ देखकर रिया को थोड़ा अजीब लगा। आर्यन ज़्यादा बोलता नहीं था और ना ही इस तरह से कभी जिद किया करता था, पर इस वक्त रिया को आर्यन का यह बर्ताव बड़ा अजीब लग रहा था। रिया ने आर्यन को घूरते हुए कहा, देखो मैं नहीं जाऊंगी और मुझे बार बार डिस्टर्ब मत करो। आर्यन ये बात अच्छी तरह से जानता था कि रिया बहुत ही ज़िद्दी थी। वो मन में जो बात एक बार सोच लेती थी वो करके रहती थी। इस वक्त आर्यन भी और कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने कुछ किया तो रिया रोहित को बता देगी, और अगर रोहित सवाल जवाब करने लगेगा तो आर्यन फंस सकता था और उसके साथ साथ अलेक्जेंडर भी। वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर कमरे के दरवाजे से रिया और आर्यन को देख रहा था। वो अच्छे से जानता था कि रिया इतनी आसानी से बात नहीं मानने वाली थी। अलेक्जेंडर अब सोच में पड़ गया कि आखिर वो क्या करे। कुछ पल सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने आर्यन को देखते हुए कहा, आर्यन, अगर रिया नहीं आ रही है तो उसे इंसिस्ट मत करो। हम दोनों भाई ही उस गेम के सारे लेवल्स पार कर लेंगे, और वैसे भी रिया से नहीं होने वाला ये गेम। हम जैसे बॉयज़ के लिए ही बनाई गई है ये गेम, इसलिए जल्दी आओ, टाइम वेस्ट हो रहा है। इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर ने आर्यन को देखकर आंख मारी। आर्यन अलेक्जेंडर का इशारा समझ गया। उसे अब कुछ नहीं करना था, क्योंकि अलेक्जेंडर ने रिया की ऐसी नब्ज़ को दबा दिया था कि रिया अब चाहकर भी कमरे के अंदर आने से इनकार नहीं कर सकती थी। वहीं रिया ने जैसे ही सुना कि उसके भाई जो गेम खेल रहे हैं वो रिया नहीं खेल पाएगी, ये सुनते ही रिया का दिमाग ख़राब होने लगा। उसे यही लगने लगा कि ऐसा कौन सा गेम है जो वो नहीं खेल पाएगी, क्योंकि रिया ने बहुत सारे गेमिंग चैम्पियनशिप जीते थे और बाकी लोग जिस गेम को ठीक से खेल तक नहीं पाते थे, रिया उसके सारे लेवल्स आसानी से पार कर देती थी। इस वक्त अलेक्जेंडर ने रिया का ईगो हर्ट कर दिया था। वो अपनी जगह से उठी और उसने आर्यन से कहा, तुम देखो अब मैं अकेले कैसे तुम दोनों को हराती हूँ। तुम लोगों ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। इतना कहने के साथ रिया कमरे के अंदर आई। उसके अंदर आते ही अलेक्जेंडर और आर्यन ने आंखों ही आंखों में जीत का इशारा किया, पर वो इसी के साथ ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि अभी उन्होंने लेवल 1 ही पार किया था। रिया जैसे ही कमरे के अंदर आई, उसने देखा पूरा कमरा नॉर्मल था। सामने जो स्क्रीन लगी हुई थी वो भी बंद था। ये देख रिया को अजीब लगा। उसने झल्लाते हुए दोनों भाइयों की ओर देखा और कहा, ये सब क्या है अलेक्जेंडर, तुम किस गेम की बात कर रहे थे? उसकी इस बात पर अलेक्जेंडर ने तुरंत कहा, वही गेम जो तुम्हें याद नहीं है। अलेक्जेंडर ने जैसे ही ये कहा, रिया बड़ी बड़ी आंखों से अलेक्जेंडर और आर्यन की ओर देखने लगी। उसे अलेक्जेंडर की बातें समझ नहीं आ रही थी। रिया भी सोच ही रही थी कि इतने में आर्यन ने उसे बैठने का इशारा किया। आर्यन के इशारे पर रिया वहीं बिस्तर पर बैठ गई। तभी दोनों भाई रिया के पास आए और कहा, रिया, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे साथ कल क्या हुआ था? दोनों भाइयों का सवाल सुनते ही रिया ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम दोनों को लगता है पापा से डांट खानी है, तब जाकर तुम्हें समझ आएगा कि मैं पागल नहीं हूँ। इतना कहने के बाद रिया ने आगे कहा, और तुम लोग मुझे पागल समझते हो तो क्या इतना समझते हो कि मैं कल क्या हुआ ये भूल जाऊंगी? तभी आर्यन ने कहा, अच्छा तो बताओ, हमने कल मम्मा को लैपटॉप चलाना कैसे सिखाया और उन्हें हमने क्या क्या सिखाया? आर्यन के इस सवाल को सुनते ही रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पिछले दिन के बारे में कुछ याद ही नहीं था। इस कारण से उसे ये भी याद नहीं था कि तीनों बच्चों ने निका को लैपटॉप चलाना भी सिखाया था। रिया एक पल के लिए शांत हो गई। फिर उसने दोनों भाइयों की ओर देखकर कहा, तुम लोग ये क्या कह रहे हो? हमने मम्मा को कहाँ लैपटॉप चलाना सिखाया? तुम लोगों ने क्या मुझे इतना बेवकूफ़ समझा है? रिया ने जैसे ही ये कहा, अलेक्जेंडर ने तपाक से कहा, देखो तुम्हें कुछ याद नहीं है, इसलिए रिया अब हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। हमारी बात ध्यान से सुनो। हम अभी तुम्हें अलेक्जेंडर आगे कुछ कहता, इतने में रिया ने ऊंची आवाज़ में कहा, मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं? और तुम कुछ भी कहोगे मैं मान लूँगी? कभी नहीं। रिया, हमारा यकीन करो, हमने कल मम्मा को लैपटॉप चलाना सिखाया था और मम्मा पूरी रात लैपटॉप के सामने बैठी रहीं। आर्यन ने इस बार कहा। उसकी बात सुन रिया दोनों भाइयों को देखने लगी। दोनों भाई भी रिया को देख रहे थे, पर तभी अचानक से रिया उठी और कमरे से जाने लगी। उसने जाते हुए कहा, मुझे तुम लोगों पर यकीन नहीं है, मैं खुद मम्मा से पूछूंगी। ये सुनते ही दोनों भाई घबरा गए। अपने दोनों भाइयों को ये कहने के बाद रिया कमरे से बाहर जाने लगी। उसकी बातें सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन घबरा गए। एक पल को उनको समझ नहीं आया कि वो रिया को रोकें या फिर क्या करें। वो एक दूसरे को देखने लगे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, पर तभी अचानक से उन्हें दरवाजे की बंद होने की ज़ोर से आवाज़ आई।
दोनों का ध्यान सामने की ओर गया। दोनों ने देखा कि रिया कमरे से बाहर निकल चुकी थी। ये देखते ही दोनों भाई हड़बड़ा गए। अलेक्जेंडर ने आर्यन से कहा, आर्यन, रिया को रोको, नहीं तो हमारा भांडा फूट जाएगा। हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अपने भाई की बात सुनते ही आर्यन जल्दी से दौड़ा और उसने दरवाज़ा खोला, पर तब तक देर हो चुकी थी। रिया लिविंग रूम से होते हुए टेरेस गार्डन की तरफ जा चुकी थी। ये देखते ही अलेक्जेंडर भी पीछे पीछे आर्यन के पास आया। उसने कहा, क्या हुआ, रिया कहाँ गई? अपने भाई की बात सुन आर्यन ने कहा, मुझे लगता है कि वो डैड और मम्मा के पास गई है। रिया सारा सच बता देगी। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम बुरी तरह से फंस गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें कैसे भी करके रिया को रोकना होगा, वरना तुम्हें पता है ना डैड हमारा क्या हाल करेंगे। इतना कहने के साथ ही अलेक्जेंडर ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और वो भी टेरेस गार्डन की ओर दौड़ पड़ा। उन्हें अब इसी बात का डर लग रहा था कि कहीं रिया ने अब तक रोहित को सब कुछ बता तो नहीं दिया होगा। इधर टेरेस गार्डन में रोहित और अनिका एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इसी बीच रिया वहाँ से हड़बड़ाते हुए आई। रिया जिस तेजी से टेरेस गार्डन पर आई थी, उस तेजी को देख रोहित और अनिका एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रिया को अचानक क्या हुआ। रिया का बर्ताव उन्हें थोड़ा अजीब लगा। दोनों ने एक साथ पूछा, रिया क्या हुआ, क्या बात हो गई? तभी रिया ने अपने पैर पटकते हुए कहा, दिस इज टू मच। रिया की बात सुन रोहित को हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आया कि रिया के कहने का मतलब क्या है। रोहित ने रिया से पूछा, क्या मतलब, क्या हो गया, मुझे साफ साफ बताओ। ये सुनते ही रिया ने कहना शुरू किया, डैड, अलेक्जेंडर और आर्यन ने तो अब हद कर दी है। वो अपने आप को समझते क्या हैं। जैसे ही अलेक्जेंडर और आर्यन का नाम रोहित ने सुना, उसके दिमाग में कुछ चलने लगा। उसने कुछ सोचा और रिया के पास आकर कहा, क्यों, क्या हुआ अलेक्जेंडर और आर्यन ने क्या कहा तुम्हें? मुझे देखो और साफ साफ बताओ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी रिया अपने पापा को कुछ कहती, इतने में अलेक्जेंडर और आर्यन दौड़कर वहाँ पर आए। दोनों के माथे पर पसीना नजर आ रहा था। दोनों को रोहित ने घूर घूर कर देखा और फिर अलेक्जेंडर और आर्यन से पूछा, तुमने रिया को क्या कहा? रिया इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? अब अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहित के सवालों का क्या जवाब दे। उनके ऊपर मुसीबतें एक के बाद एक आती जा रही थी। इस बार अनिका भी उन दोनों को बेहद ही अजीब नज़रों से देख रही थी। दोनों को यही लग रहा था कि अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। रिया के कारण अब दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले थे। मगर तभी आर्यन ने अलेक्जेंडर की तरफ देखकर कहा, अलेक्जेंडर बताओ, तुम अच्छे से बता सकते हो। अलेक्जेंडर समझ गया कि आर्यन ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। वो सीधे तरीके से बच निकला था। अलेक्जेंडर ने रोहित की तरफ देखकर कहना शुरू किया, नहीं डैड, मैं बस रिया को समझा रहा था कि। वो आगे कहता, इतने में रिया ने कहा, तुम मुझे नहीं समझा रहे थे, बल्कि तुम मुझे पागल समझते हो, और आर्यन भी। तभी अलेक्जेंडर रिया के पास आया और कहने लगा, तुम हमारे साथ कमरे में चलो, हम बैठकर आराम से बात करते हैं। तुम्हें बस गलतफहमी हुई है और कुछ नहीं रिया। इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर ने बिना रोहित की तरफ देखे रिया का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगा। दोनों कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि तभी पीछे से रोहित की आवाज़ आई, रुको। रोहित की इस आवाज़ के आगे अलेक्जेंडर कुछ बोल नहीं पाया और उसे मजबूरन रुकना पड़ा। रोहित ने अलेक्जेंडर की तरफ देखकर कहा, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तुम लोग मुझे बताओगे और अचानक से रिया तुम दोनों की शिकायत क्यों कर रही हो? तुम लोग उसके साथ क्या शैतानी कर रहे हो? रोहित को ऊंची आवाज़ में बात करता देख आर्यन समझ गया कि बात बिगड़ रही है। इसलिए आर्यन ने बीच में आकर कहा, डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग बस एक गेम खेल रहे थे तो उसी में थोड़ी बहुत हमारी बहस हो गई। आर्यन ने जैसे ही ये कहा, रिया ने तपाक से कहा, नहीं डैड, अलेक्जेंडर और आर्यन का कहना है कि कल मैं अलेक्जेंडर और आर्यन मम्मा को लैपटॉप चलाना सिखा रहे थे, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। इन दोनों को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। जैसे ही रिया के मुंह से ये शब्द निकले, अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ने अपना सिर पकड़ लिया। दोनों अब समझ चुके थे कि अब बात आगे बढ़ चुकी है। मामला हाथ से फिसलता जा रहा था। अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो कोशिश की थी वो बेकार हो गई थी। रिया के मुंह से वो सच बाहर आ गया था जो नहीं आना चाहिए था। रोहित ने जब रिया की बात सुनी तो वो थोड़ा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिया ऐसा क्यों कह रही थी, क्योंकि रोहित भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन तीनों ने अनिका को पिछले दिन लैपटॉप चलाना सिखाया था, और इसी के कारण अनिका पूरी रात लैपटॉप के सामने बैठी रही और गेम खेलती रही।
वही अनिका भी हैरान थी। वो भी चलते हुए रिया के पास आई। उसने रिया की आंखों में देखते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो रिया? कल तुम तीनों ने ही तो मुझे बताया कि लैपटॉप कैसे चलाया जाता है, और देखो मैंने बहुत कुछ चलाना सीख लिया। अनिका की बात सुनते ही रिया को हैरानी हुई, क्योंकि वो पिछले दिन की सारी मेमोरी भूल चुकी थी, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे ये भी याद नहीं था कि अनिका पूरी रात लैपटॉप के सामने बैठी हुई थी। अब रिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा था। उसने एक नज़र अलेक्जेंडर और आर्यन की तरफ देखा। दोनों उसे आंखों ही आंखों में इशारा करके कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, पर रिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रिया मन ही मन सोच रही थी कि आखिर उसकी माँ अलेक्जेंडर और आर्यन का साथ क्यों दे रही थी। उसे ये लग रहा था कि ज़रूर अलेक्जेंडर और आर्यन ने ही अनिका को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया होगा, इसलिए रिया को परेशान करने के लिए अनिका अपने दोनों बेटों का साथ दे रही है। इसलिए ये सब सोचते हुए रिया ने अनिका की तरफ देखकर कहा, मम्मा देखिए, मैं जानती हूँ आप इस वक्त मेरे साथ शरारत कर रही हैं। आप अलेक्जेंडर और आर्यन का साथ क्यों दे रही हैं, जबकि आपको भी पता है कि कल हम लोगों ने आपको लैपटॉप चलाना नहीं सिखाया था। मुझे अच्छे से याद है। रिया की बातें सुनकर जितनी हैरानी अनिका को हो रही थी, उतनी ही हैरानी रोहित को भी हो रही थी। मगर इन सब के अलावा अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों मन ही मन ये प्रार्थना कर रहे थे कि आज किसी भी तरह ऊपर वाला उन्हें बचा ले, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि रिया ऐसी बातें क्यों कर रही थी और इसके पीछे का कारण क्या था। मगर रोहित अपनी बेटी रिया की बातें सुनकर हैरान था। वो अपने घुटनों पर बैठकर रिया की तरफ देखने लगा और उसने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ रिया? क्या तुम्हें बिल्कुल याद नहीं कि कल क्या हुआ था? ये सुनते ही रिया ने कहा, ऑफ कोर्स डैड, मुझे बिल्कुल याद है, कल बहुत कुछ हुआ था। अब मैं क्या क्या बताऊं आपको। रिया की ये बातें सुनने के बाद रोहित ने कहा, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि कल तुमने अनिका को लैपटॉप चलाना नहीं सिखाया? रोहित की ये बात सुनते ही रिया ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, ओह फॉर डैड, मैं सच तो कह रही हूँ। आप भी अब अलेक्जेंडर और आर्यन का साथ देने लगे। मुझे तो लगा था आप मेरा साथ देंगे। रोहित अभी आगे कुछ कह पाता, इतने में आर्यन हंसने लगा। उसे हंसता देख अलेक्जेंडर भी हंसने लगा। अलेक्जेंडर समझ गया कि आर्यन के दिमाग में इस वक्त कुछ चल रहा था। इस कारण वो अपने भाई का इशारा समझ गया था और वो भी उसी तरह से हंस रहा था जिस तरह से आर्यन हंस रहा था। दोनों को इस तरह से अचानक हंसता देख रोहित को कुछ समझ नहीं आया। उसने दोनों को घूरते हुए देखा और फिर पूछा, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? आखिर क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? ये सुनते ही आर्यन चुप हो गया। उसके चुप होते ही अलेक्जेंडर भी चुप हो गया। इसके बाद आर्यन थोड़ा शांत होकर बोला, हाँ डैड, आपको भी तो पता नहीं चला। इतना कहकर आर्यन चुप हो गया और रिया को देखने लगा। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन क्या कहना चाह रहा था। उसने आर्यन से पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इस पर आर्यन बोला, डैड, रिया हम सब के साथ मजाक कर रही है। देखिए, इसे लगता है कि ये इस तरह अनजान बनने का नाटक करेगी और हम परेशान हो जाएंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी ही है। अब ये तो। इतना कहने के बाद आर्यन आगे कुछ कहता, इतने में अलेक्जेंडर ने भी अपनी बात बीच में उसकी बात काटते हुए कहा, वही ना डैड, आपको हमने बताया ना कि अभी हम गेम खेलने वाले थे, मगर हमने बस ऐसे ही मजाक मजाक में कहा कि ये गेम रिया के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये गेम खास तौर पर बॉयज़ के लिए बनाई गई है। उसी में मुझे लगता है कि रिया का ईगो हर्ट हो गया और अब ये हम दोनों को इस तरह परेशान करना चाह रही है, और हमें परेशान करने के चक्कर में अब ये आपके साथ भी इस तरह से मजाक कर रही है। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दोनों बेटे क्या कह रहे थे। कहीं ना कहीं रोहित दोनों भाइयों की बातों में कन्विंस तो हो रहा था, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। रोहित इस वक्त खामोश था। इस खामोशी का फ़ायदा उठाते हुए अलेक्जेंडर ने रिया का हाथ पकड़ा और उससे कहा, तुम पहले हमारे साथ कमरे में चलो और हमारी पूरी बात सुन लो। उसके बाद तुम जो कहोगी हम करेंगे। तुम्हें गेम खेलना है, तुम्हें जिस लेवल को पार करना है तुम कर लेना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए तुम पहले हमारे साथ चलो। अभी तुम इस तरह से मजाक करके डैड और मम्मा को परेशान मत करो। इतना कहने के साथ ही अलेक्जेंडर रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। उसने रिया को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया था। वहीं रोहित सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसे रिया की चिंता भी हो रही थी और वो ये सोच रहा था कि रिया अजीब तरह से क्यों बातें कर रही थी। पर रोहित ने तभी मन में सोचा कि इस तरह से वो कुछ भी पता नहीं कर पाएगा, क्योंकि अलेक्जेंडर और आर्यन अपना दिमाग लगाकर बात को पलट देंगे। इसलिए वो रिया से अकेले में बात करेगा
और पता करेगा कि आखिर सच क्या है। तीनों बच्चे अपने कमरे में चले गए थे, मगर अभी रोहित मन ही मन कुछ सोच रहा था। अनिका रोहित को देखकर समझ गई थी कि रोहित को रिया की चिंता हो रही थी। वो भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित रिया से कुछ ज़्यादा ही प्यार करता था, अपने बाकी दोनों बच्चों के मुकाबले। अनिका रोहित के थोड़े करीब आई और उसने रोहित को समझाते हुए कहा, देखो तुम परेशान मत हो, बच्चे तो ऐसे ही कुछ शरारतें करते रहते हैं, वो ठीक हो जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहने के बाद अनिका वहाँ से जाने लगी। इतने में पीछे से रोहित ने कहा, अनिका। रोहित की बात सुनते ही अनिका के कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर रोहित की तरफ देखा। उसके पीछे मुड़ते ही रोहित ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? रोहित की बात सुन अनिका को थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने नॉर्मल बिहेव करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। इतना कहने के साथ ही अनिका वहाँ से चली गई। उसके मन में इस वक्त ये चल रहा था कि उसे जल्द से जल्द विक्की का कहा वो काम पूरा करना था। उसे कैसे भी करके उस एटीएम के सीसीटीवी फुटेज को देखना था और उसे ये पता करना था कि उस रात कुसुम के घर पर कौन आया था और कुसुम के साथ क्या हुआ था। तभी अनिका के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने खुद से कहा, हाँ ये बेस्ट है, इस तरह मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर पाएगा। इतना कहने के साथ ही अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अनिका के मन में ये ख्याल आया था कि वो कैफ़े में जाकर अपना काम कर सकती थी, वहाँ पर उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। अनिका ने सोच लिया था कि यही वो वक्त था जब वो पहले पैराडाइज इंटरनेशनल की सीसीटीवी फुटेज को देखेगी, जब सनी और रोहित के बीच में कुछ हुआ था और उसके बाद सनी के साथ वो हादसा हुआ था, क्योंकि अनिका के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं था। इसके बाद अनिका को एटीएम में लगे कैमरे की फुटेज को हैक करके देखना था। वो पहले अपना टेस्ट लेना चाहती थी। वो ये देखना चाहती थी कि क्या उसने पूरी रात जाग कर जो हैकिंग की दुनिया के बारे में जाना था, क्या जो कुछ भी उसने सीखा था वो काम आने वाला था या नहीं। इसलिए उसने शुरुआत होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के सीसीटीवी कैमरे को हैक करने से की, मगर सुबह से अनिका को समय ही नहीं मिल पाया था, इसलिए अब उसे कैफ़े में जाकर सब कुछ करना था। अनिका लिविंग रूम में आई, उसने अपना लैपटॉप उठाया और फिर उसने रोहित को आवाज़ देते हुए कहा, रोहित मैं कैफ़े में जा रही हूँ, कुछ घंटे में वापस आ जाऊँगी। इतना कहने के साथ ही अनिका ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसके सामने आ गया। अनिका के हाथ में लैपटॉप देखकर उसे कुछ लगा। अनिका कुछ कहती, इतने में पीछे से रोहित भी वहाँ पहुँचा। रोहित को देखते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने सवाल करना चाहा, मगर रोहित जानता था कि सिक्योरिटी ऑफिसर उसे क्या कहने वाला था, इसलिए रोहित ने तपाक से कहा, अनिका कैफ़े में जाना चाहती है, इसे जाने दो, और एक काम करो, तुम अभी यहीं रहो, तुम अपने किसी और आदमी को अनिका के साथ भेज दो। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित की बात पर हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर उसने अनिका के साथ अपने एक गार्ड को जाने को कहा। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जान चुका था कि रोहित के मन में जो सच था वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गया था। इसी कारण से उसने अनिका के पीछे जाने के लिए नहीं कहा था। वहीं रोहित का भी शक दूर हो गया था, क्योंकि उसने देख लिया था कि अनिका पूरी रात लैपटॉप पर बस गेम खेल रही थी। रोहित सोफे पर आकर बैठ गया। तभी अचानक से उसके मन में ख्याल आया, अगर अनिका रात भर लैपटॉप पर गेम खेल रही थी तो फिर उस मैसेज का क्या उसका कोई दोस्त नहीं था? और अगर अनिका का कोई दोस्त नहीं था तो फिर उस मैसेज का क्या जो उसने अनिका के फ़ोन में देखा था? रोहित अभी यही सोच रहा था, इतने में उसे फ़ोन बजने की आवाज़ सुनाई दी। फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनते ही रोहित को एहसास हुआ कि ये फ़ोन तो अनिका का है। अनिका अपना फ़ोन यहीं पर भूल गई थी। फ़ोन की घंटी सुनते ही रोहित चारों तरफ अनिका को ढूंढने लगा, लेकिन अनिका तो कैफ़े में जा चुकी थी। अब रोहित अनिका के फ़ोन की ओर आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि अनिका ने गलती से फ़ोन टेरेस गार्डन पर ही रख दिया था। रोहित जल्दी से टेरेस गार्डन की तरफ दौड़ा। उसने देखा टेबल पर अनिका का फ़ोन रखा हुआ था। तभी रोहित ने देखा कि अनिका का फ़ोन लॉक नहीं था और फ़ोन की घंटी बजनी बंद हो चुकी थी। रोहित ने देखा अनिका को कर्ण गुलेरिया का फ़ोन आ रहा था। इतने में उसने देखा कि कुछ देर पहले अनिका को जिसने फ़ोन किया था वो एक अननोन नंबर था। उस नंबर को देखकर रोहित को थोड़ा सा शक हुआ। उसे याद आया कि अनिका ने उसे कहा था कि उसे श्रेया का फ़ोन आ रहा था, मगर श्रेया का नाम सेव नहीं था। रोहित को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसके मन में आया कि वो एक बार अनिका का फ़ोन चेक करे, क्योंकि उसका फ़ोन लॉक नहीं था तो रोहित आसानी से अनिका का फ़ोन चेक कर सकता था। मगर रोहित का दिल ये मानने को तैयार नहीं था।
एक बार फिर से रोहित के दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ गई। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये काफ़ी अच्छा वक्त था। उसके पास अनिका भी इस वक्त वहाँ पर नहीं थी। रोहित चाहता तो आराम से अनिका के फ़ोन में देख सकता था, और आखिर में हुआ यही। रोहित के दिमाग के सामने उसका दिल हार गया। रोहित ने कॉल डिटेल्स देखा। इसके बाद रोहित को दिमाग में कुछ ख्याल आया। वो अनिका के फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेक करने लगा, और तभी उसने देखा कि उसमें श्रेया का एक अलग नंबर सेव है। श्रेया का नाम देखते ही रोहित के चेहरे पर हैरानी आ गई। उसके बाद रोहित ने अपने फ़ोन से श्रेया का नंबर मिलाया। वो नंबर सही था। ये देखते ही रोहित को बहुत बड़ा झटका लगा। रोहित को अब समझ आ गया कि थोड़ी देर पहले अनिका को जिस अननोन नंबर से कॉल आया था वो श्रेया का नंबर नहीं था। इसका मतलब यही था कि अनिका ने उसे झूठ कहा था। जैसे ही रोहित को इस बात का एहसास हुआ, वो एकदम से हिल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिका आखिर करना क्या चाहती थी। वो रोहित से झूठ क्यों बोल रही थी, या फिर रोहित को ही कोई गलतफहमी हो रही थी। रोहित अभी कुछ सोच पाता या कुछ कर पाता, इतने में उसे ख्याल आया कि वो उस नंबर को देख ले और खुद से पता करने की कोशिश करे कि आखिर ये नंबर किसका था। रोहित ने जल्दी से उस फ़ोन नंबर को अपने फ़ोन में डायल किया। रोहित अभी उस नंबर पर फ़ोन कर ही रहा था, इतने में पीछे से अनिका की आवाज़ आई। रोहित, वो मेरा फ़ोन। जैसे ही रोहित के कानों में अनिका की आवाज़ गई, रोहित को एक झटका लगा। उसके हाथ से अनिका का फ़ोन गिर गया। इस वक्त अनिका रोहित के एकदम पीछे खड़ी थी। रोहित को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। ये पहली बार था जब रोहित इस तरह से घबरा गया था। तभी अचानक से उसने ज़मीन से अनिका का फ़ोन उठाया। तभी चलते हुए अनिका उसके पास आ गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। रोहित के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था। उसके चेहरे पर हैरानी और परेशानी के भाव आ गए थे। अनिका ने जब रोहित को देखा तो उसे कुछ अजीब लगा, पर इस वक्त अनिका के पास इन सब चीज़ों पर ध्यान देने का वक्त नहीं था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि कैसे भी करके वो उस सीसीटीवी फुटेज को देखे जिसमें सनी और रोहित के बीच में कुछ हुआ था। तभी अचानक से रोहित की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए अनिका ने कहा, रोहित, वो मैं अपना फ़ोन भूल गई थी। तभी अचानक रोहित ने बिना कुछ कहे अनिका के हाथ में उसका फ़ोन थमा दिया। रोहित इस वक्त एकदम शांत लग रहा था, मगर उसके मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। एक पल को तो रोहित को ये लगा कि वो एक बार अनिका से सवाल पूछ ले, मगर फिर रोहित को मन ही मन ये लगा कि कहीं अनिका ने झूठ कह दिया तो फिर रोहित का दिल एक बार फिर से टूट जाएगा। और इसलिए रोहित नहीं चाहता था कि वो आधी अधूरी बात समझकर अनिका पर शक करे या उससे कोई सवाल पूछे। रोहित इस सच्चाई की तह तक जाना चाहता था। वो जानना चाहता था कि आखिर अनिका ने जिस शख्स से बात की थी, जिस नंबर पर बात की थी, वह कौन था या कौन थी। रोहित ये भी नहीं जानता था कि वो कोई मर्द था या औरत थी, कोई लड़का था या कोई लड़की। इसलिए उसका अभी अनिका पर शक करना जायज़ नहीं था। मगर कहीं ना कहीं रोहित इस बात को लेकर खुश था कि अनिका के फ़ोन से उसने वो नंबर अपने फ़ोन पर नोट कर लिया था। अब रोहित को बहुत ही आसानी से उस शख्स के बारे में पता चल जाने वाला था। तभी अनिका ने एक बार रोहित की तरफ देख कर कहा, क्या हुआ रोहित, तुम बहुत शांत लग रहे हो, कोई बात है क्या? तभी रोहित ने नॉर्मल बिहेव करते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम आराम से कैफ़े में बैठो, मैं तब तक अपना कुछ काम कर लेता हूँ। बच्चे भी अपने कमरे में हैं, उन्हें वहीं छोड़ देते हैं। एक तरफ जहाँ अनिका और रोहित बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रिया के सामने उसके दोनों भाई खड़े थे। रिया उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। रिया को अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके मन में एक साथ कई सारे सवाल घूमने लगे थे। वो अभी कुछ कहती, इतने में अलेक्जेंडर ने आर्यन को इशारा किया। अपने भाई का इशारा मिलते ही आर्यन ने उस वीडियो को निकाला जो उसने स्टोर करके रखा था। अलेक्जेंडर और आर्यन ने इस वीडियो को स्टोर इसलिए किया था ताकि जब रिया अपनी मेमोरी को भूल जाए तब उस वीडियो के ज़रिए रिया को याद दिलाया जा सके, और इस वक्त वही वीडियो एक ज़रिया था रिया को सब कुछ याद दिलाने का। अलेक्जेंडर के कहने पर आर्यन ने अपने फ़ोन पर उस वीडियो को प्ले किया और रिया की तरफ देख कर कहा। तभी रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या है, मुझे कुछ नहीं करना और ना ही कुछ फ़ोन पर कुछ देखना है, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। तभी अलेक्जेंडर ने रिया की तरफ देख कर कहा, तुम एक बार इस वीडियो को देख लो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना कहने के साथ ही अलेक्जेंडर रिया के बगल में बैठ गया और उसे वो वीडियो दिखाने लगा। रिया भी अब शांत थी। वो पहले से काफ़ी परेशान हो चुकी थी, पर अब वो अपने सवालों के जवाब जानना चाहती थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और वक्त के साथ रिया वीडियो को देख रही थी। थोड़ी ही देर में पूरी वीडियो देखने के बाद रिया कुछ कुछ समझने लगी। वो अभी कोई सवाल करती, इतने में अलेक्जेंडर ने रिया को सब कुछ बताना शुरू किया। अलेक्जेंडर रिया को सारी बात बताने लगा जो कुछ भी गुलेरिया हाउस में घटी थी और उसके बाद जो कुछ भी हुआ था। रिया जैसे जैसे अलेक्जेंडर की बात सुन रही थी उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी, पर उसे कुछ याद तो नहीं आ रहा था, मगर धीरे धीरे उसे यकीन हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ था।
वो अब समझ गई थी कि उसके दोनों भाई उसके लिए कुछ भी कर सकते थे और उन्होंने किया भी था। थोड़ी ही देर में अलेक्जेंडर ने रिया को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनने और समझने के बाद रिया ने अपना माथा पकड़ लिया। तभी आर्यन ने पूछा, अब क्या हुआ तुम्हें? क्या किसी बात में कोई कन्फ्यूज़न है? अगर कोई बात नहीं समझ आई तो फिर पूछ लो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाद में तुम कोई गड़बड़ करो। आर्यन की बात सुनते ही रिया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस इस चीज़ को लेकर परेशान हूँ कि मैंने अपनी बेवकूफ़ी में तुम दोनों को फंसा दिया था। इतना कहने के बाद रिया ने कहा, थैंक यू अलेक्जेंडर और आर्यन, अगर तुम दोनों नहीं होते तो आज पता नहीं क्या हो जाता। एंड सॉरी भी। रिया के मुंह से सॉरी सुनकर आर्यन और अलेक्जेंडर को हैरानी हुई। ऐसा बहुत कम ही बार होता था कि रिया सॉरी कहती थी, भले ही गलती रिया की हो, पर इसके बाद भी बहुत ही कम होता था जब रिया सामने से सॉरी कहती थी। इसलिए अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे। वो अभी कुछ कहते इतने में रिया ने कहा, हाँ, अब इतना भाव खाने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम लोग ये बताओ कि हम आगे क्या करें, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम मुसीबत में फंस जाएंगे। हर रोज़ मैं जब सोऊंगी उसके अगले दिन जब उठूंगी तो एक दिन पहले की सारी मेमोरी भूल चुकी होंगी। ऐसा कब तक चलेगा और कब तक तुम दोनों मुझे बचाते रहोगे? और हम लोग यहाँ मनाली में हैं, अभी तक तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ से चले जाएं और उसके बाद फिर दिल्ली जाकर हम और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। वहाँ जाकर मुझे पढ़ाई भी करनी है। मैं ऐसे ही भूलती रहूँगी तो मेरा क्या होगा? रिया के मुंह से जैसे ही ये निकला, अलेक्जेंडर ने तपाक से कहा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? तुम जब तक यहाँ हो तब तक ये सब हो रहा है, और दिल्ली जाने से पहले ही हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। हमें बूढ़े बाबा से मदद मांगने उनके पास जाना होगा। इसी बीच आर्यन ने पूछा, पर यह होगा कैसे? हम बूढ़े बाबा से मिलने कैसे? क्योंकि वो तो पुराने गुलेरिया हाउस में रहते हैं और हमारा वहाँ तक जाना अब तो इम्पॉसिबल सा है। तभी आर्यन की बात को बीच में काटते हुए रिया ने कहा, देखो आर्यन, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अलेक्जेंडर ने तभी कहा, नहीं रिया, आर्यन एकदम सही कह रहा है। डैड ने अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को सख्त हिदायत दी है कि हम दोनों चाहे कुछ भी कहें, कोई भी बहाना बना लें, वो हम दोनों को इस शूट से बाहर नहीं जाने देंगे। जैसे ही रिया ने यह सुना उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने तुरंत कहा, मेरे पास एक मस्त प्लान है। ये सुनते ही दोनों भाई हैरान हो गए। रिया के मुंह से जैसे ही ये निकला था कि उसके पास एक बहुत बढ़िया प्लान है, ये सुनने के बाद से ही अलेक्जेंडर और आर्यन बुरी तरह से घबरा गए थे। उनको ना जाने मन ही मन एक डर सता रहा था। दोनों आंखों ही आंखों के इशारों में कह रहे थे कि रिया फिर से उन्हें फंसाने वाली थी, और उसी के कारण एक बार फिर से रोहित दोनों की क्लास लगाने वाला था। दोनों भाई ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर रिया के किसी भी प्लान में दोनों ने साथ दिया तो फिर इस बार वो अपने डैड की डांट से नहीं बचेंगे। पिछली बार तो रोहित ने दोनों को बच्चों की पहली गलती समझकर माफ़ कर दिया था। हालांकि रोहित ने उन्हें थोड़ा बहुत डांटा था और उन्हें हिदायत दी थी कि वो दोनों समझदार हैं और उन दोनों को समझदारी से काम लेना है। रिया तो अभी बच्ची है, उसे हर वक्त शरारत सूझती रहती है, मगर दोनों को उसकी शरारत में साथ नहीं देना है। ये बात दोनों को अच्छी तरह से याद था। दोनों को इस तरह से खामोश देख रिया ने पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इस तरह से चुप क्यों हो गए? क्या तुम दोनों एक्साइटेड नहीं हो मेरे प्लान सुनने के लिए? ये सुन दोनों भाइयों ने अपने हाथ अपने सर पर रख दिए। दोनों के रिएक्शन देखकर रिया को समझ नहीं आया कि आखिर दोनों को क्या हुआ था, पर रिया कहाँ मानने वाली थी। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो मेरे पास प्लान ये है कि डैड के सिक्योरिटी ऑफिसर ने तुम दोनों को बाहर जाने से मना किया है, लेकिन मुझे नहीं। रिया इतना कहकर चुप हो गई। उसके चुप होते ही एक बार फिर से अलेक्जेंडर ने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन इस वक्त रिया को देख रहा था। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छाई हुई थी। तभी अलेक्जेंडर ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, आर्यन, तुम्हें अंदाज़ा है रिया क्या कह रही है और इसका प्लान क्या है? अपने भाई की बात सुन आर्यन ने कहा, मुझे इसके प्लान के बारे में आगे का कुछ नहीं पता करना। मुझे इतना ज़रूर पता चल गया कि रिया के कारण हम दोनों फिर से बुरी तरह से फंसने वाले हैं। रिया ने जैसे ही ये सुना वो भड़क गई। वो अपनी जगह से उठकर बोली, अरे तुम दोनों कैसे भाई हो? तुम दोनों को मेरा साथ देना चाहिए। मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ? तुम दोनों के लिए ही ना। जैसे ही रिया ने यह कहा दोनों भाइयों ने उसे घूर घूर कर देखा। तभी रिया को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं गलती रिया की थी। रिया ने ही पुराने गुलेरिया हाउस जाने की ज़िद की थी और अपने दोनों भाइयों को मजबूर किया था, और अब उसी की गलती के कारण उसके मन में जो सवाल उठ रहे थे उस सवाल के जवाब को जानने के कारण तीनों बच्चे गुलेरिया हाउस में गए थे, और अब रिया के साथ ऐसा कुछ हो रहा था। इसलिए अलेक्जेंडर ने थोड़ा सा शांत रहने के बाद रिया से कहा, देखो तुम आगे क्या करने वाली हो, क्या कहने वाली हो, मुझे ये पता है, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इस प्लान को अभी यहीं पर भूल जाते हैं और कुछ और सोचते हैं, क्योंकि ये प्लान वर्क नहीं करेगा।
रिया ने जैसे ही ये सुना उसे बहुत जोर का गुस्सा आया। उसने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, ओहो, तुम दोनों भी ना, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते हो, कभी तो मेरा साथ दे दिया करो। तभी आर्यन ने पीछे से कहा, हमने तो तुम्हारा साथ दिया था और देखो क्या हो गया, हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। आर्यन की बात सुनकर रिया इस बार झल्ला गई। उसने चलते हुए पहले आर्यन को देखा और फिर अलेक्जेंडर को। इसके बाद उसने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, तुम लोग क्या बार बार मुझे ब्लेम कर रहे हो? और एक बात तुम लोग जान लो, अगर हम लोग गुलेरिया हाउस नहीं गए होते तो फिर आज हमें ये नहीं पता चलता। रिया आगे कहती, इतने में अलेक्जेंडर और आर्यन उसकी तरफ बढ़े और दोनों ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। तभी अलेक्जेंडर ने रिया को शांत रहने का इशारा करते हुए कहा, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में मत बात करो, अगर मॉम और डैड ने सुन लिया तो फिर हमारी खैर नहीं। तुम्हें ये बात नहीं समझ में आती क्या? रिया को समझ में आ गया कि वो अभी जोर कर रही थी वो खतरे से खाली नहीं था। इस कारण से रिया ने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ तो मैं यही कह रही थी कि अगर हम लोग गुलेरिया हाउस नहीं गए होते तो हमें पता नहीं चलता कि वहाँ पर जो बूढ़े बाबा छुप कर रहते हैं, और सबसे बड़ी बात हमें ये भी पता चली कि उनके पास कोई ऐसी दवाई है जो खाने के बाद इंसान एक दिन की मेमोरी भूल जाता है। इतना कहकर जैसे ही रिया चुप हुई, अलेक्जेंडर ने तपाक से कहा, नहीं रिया, एक दिन की मेमोरी नहीं, तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। तुम हर रोज़ अब सोकर उठती हो तो उसके पिछले दिन की मेमोरी भूल रही हो, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और हमें इसी का सॉल्यूशन निकालना होगा, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अपने भाई अलेक्जेंडर की बात सुनने के बाद रिया ने गहरी सांस ली और कहा, वही तो मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों को चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने बाहर देखा है और डैड ने तुम दोनों को जाने से मना किया है, मगर मुझे नहीं। मैं आसानी से बाहर निकल सकती हूँ, और अगर मैं बाहर निकल गई उसके बाद रिया अपनी बात पूरी कर पाती। इतने में अलेक्जेंडर और आर्यन ने कहा, नहीं नहीं, इस बार हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, और हमें पता है कि अगर इस बार तुम अकेली भी गई तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। तभी रिया ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे मैं कहाँ कह रही हूँ कि मैं अकेले जाऊँगी, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि एक बार मैं इस प्रेसिडेंशियल सूट से बाहर निकल गई और होटल लॉबी में पहुँच गई, उसके बाद मैं किसी न किसी तरह से तुम दोनों को बाहर निकलवा लूँगी और फिर हम तीनों गुलेरिया हाउस चले जाएंगे। बताओ कैसा आइडिया है? ये सुनने के बाद अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया कहना क्या चाहती है, क्योंकि इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद भी अगर रिया प्रेसिडेंशियल सूट से बाहर निकलती है तो ऐसा वो कर ही नहीं पाएगी। सबके सामने वो अलेक्जेंडर और आर्यन को शूट से बाहर निकाल ले, क्योंकि रोहित के सिक्योरिटी हर वक्त प्रेसिडेंशियल शूट के दरवाजे के बाहर तैनात रहते थे, और जब से तीनों बच्चे गुलेरिया हाउस से लौटे थे उसके बाद से सारे सिक्योरिटी को रोहित ने खास इंस्ट्रक्शंस दे दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों को बिना उनकी परमिशन के कहीं बाहर नहीं जाने दिए न है। मगर ये बात रिया को समझ नहीं आ रही थी। उसे यही लग रहा था कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगी और प्रेसिडेंशियल सूट से बाहर आराम से निकल जाएगी, और उसके बाद फिर जैसा उसने सोचा था वैसा ही करेगी। पर दोनों भाइयों को ये सोचकर ही डर लगता था कि वो फिर से कैसे होटल से बाहर निकलेंगे और पुराने गुलेरिया हाउस की तरफ जाएंगे, क्योंकि पिछली बार उनके साथ जो हुआ था वो अभी तक दोनों भूले नहीं थे। तीनों बच्चे खामोश थे, पर रिया मन ही मन यही सोच रही थी कि उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, और उसके अंदर से एक ही आवाज़ आ रही थी कि उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गुलेरिया हाउस में मौजूद वो बूढ़े बाबा हैं। पर अलेक्जेंडर और आर्यन इस बार पूरी तरह से सख्त नज़र आ रहे थे। वो किसी भी कीमत पर रिया का साथ देने का सोच तक नहीं रहे थे। उनकी हालत ऐसी ही हो गई थी जैसे दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दोनों भाई भी अब वैसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते थे कि रोहित उन पर गुस्सा करे या उसे गुस्सा करने का मौका मिले। मगर रिया के मन में इस वक्त कुछ चल रहा था। उसने अपने मन की बात सुनते हुए दोनों भाइयों से कहा, देखो तुम लोगों को मेरी बात माननी होगी, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, और अगर हम लोग ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे तो फिर एक ना एक दिन तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। और तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, तुम लोग कब तक मेरी मदद ऐसे ही करते रहोगे? कब तक तुम अपनी गर्दन पर तलवार लिए घूमते रहोगे? कभी अगर ऐसा हुआ कि डैड को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया, उस दिन तुम लोग क्या करोगे? उस दिन तुम डैड को क्या जवाब दोगे? डैड तो यही कहेंगे ना कि एक तो तुम लोगों ने गलती की, ऊपर से इतने दिनों तक तुमने इस गलती को छुपा कर रखा। तब तुमने सोचा है इसका अंजाम क्या होगा? इतना कहने के बाद रिया 2 पल के लिए शांत हो गई। दोनों भाई उसकी बातें सुनकर डर गए थे। दोनों के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था। ये पहली बार था जब रिया ने अपनी बातों से दोनों भाइयों को इतना प्रभावित कर दिया था। दोनों भाई यही सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं रिया की बात तो एकदम सही थी, क्योंकि रोहित का सवाल यही होने वाला था, और रोहित इस बात पर सबसे ज़्यादा गुस्सा करने वाला था कि दोनों ने इस बात को छुपाकर इतने दिनों तक क्यों रखा था। दोनों भाई के पास रिया की इस बात का कोई जवाब नहीं था।
वो दोनों खामोश ज़मीन की तरफ देख कर खड़े थे। रिया को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं अब उसके भाई उसका साथ देने के लिए ज़रूर राज़ी हो जाएंगे। एक तरफ रिया इसी उम्मीद में बैठी थी, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका इस वक्त कैफ़े में अपनी जगह पर बैठी हुई थी। हर बार की तरह उसने अपनी पसंदीदा कॉफ़ी ऑर्डर करवा लिया था। सीनियर मैनेजर उसके पास आया और कॉफ़ी का मग टेबल पर रखते हुए कहा, एनीथिंग एल्स मैम? तभी अनिका ने कहा, देखिए मुझे अपने लैपटॉप पर बहुत अर्जेंट काम करना है, तो मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, सो प्लीज़। इतना कहने के बाद अनिका ने कॉफ़ी का मग अपनी तरफ किया। अनिका के हाव भाव और उसकी बातें सुनकर सीनियर मैनेजर समझ गया कि आज अनिका कुछ अलग ही मूड में है। उसकी नज़रें लगातार लैपटॉप स्क्रीन की तरफ थी। अनिका बातें भी कर रही थी, तो बिना सीनियर मैनेजर की तरफ देखकर ये देखते हुए सीनियर मैनेजर ने कहा, ठीक है मैम, मैं और मेरे स्टाफ इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप अपना काम आराम से कर सकती हैं। हैव ए गुड डे मैम। इतना कहने के बाद सीनियर मैनेजर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही अनिका ने वापस अपना काम शुरू कर दिया। अनिका लैपटॉप पर उस दिन की सीसीटीवी फुटेज ढूंढ रही थी जब पैराडाइज इंटरनेशनल के टेरेस पर सनी और रोहित के बीच कुछ हुआ था, और जिसके बाद सनी के साथ वो हादसा हुआ था और सनी कोमा में चला गया था। अनिका ज़ोरों शोरों से वो सीसीटीवी फुटेज ढूंढ रही थी, मगर उस दिन का सीसीटीवी फुटेज उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि अनिका ने पैराडाइज इंटरनेशनल के सिक्योरिटी सिस्टम को ही हैक कर लिया था। अनिका पूरी तरह से हैकिंग की दुनिया के बारे में जान चुकी थी। उसने पूरी रात लगाकर हैकिंग की दुनिया के बारे में सब कुछ जान लिया था, और अब वो पैराडाइज इंटरनेशनल के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके अपना टेस्ट लेना चाहती थी। मगर इस टेस्ट के दौरान उसे ये भी आइडिया आया कि इसी बहाने अनिका को वो भी पता चल जाएगा जो अब तक उसे नहीं पता था, कि आखिर उस दिन टेरेस पर रोहित और सनी के बीच क्या हुआ था। क्योंकि अनिका को रोहित ने अभी तक ऐसा कुछ खास बताया नहीं था, और अनिका को कहीं ना कहीं शक था कि टेरेस पर कुछ तो हुआ था, कोई ना कोई टेंशन तो हुई थी सनी और रोहित के बीच। अनिका बड़े ही ध्यान से लैपटॉप में देख रही थी। तभी थोड़ी ही देर में लैपटॉप स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज की लिस्ट सामने आ गई। ये देखते ही अनिका की आंखें चमक उठी। उसे अब यही लगने लगा कि उसकी मेहनत रंग लाई। अनिका बारी बारी से डेट चेक करके उन फुटेज को देखने लगी। इस वक्त अनिका कोई चूक या गलती नहीं करना चाहती थी। करीब 5 मिनट के अंदर ही अनिका ने देखा कि बाकी दिन के सारे सीसीटीवी फुटेज स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मगर उस दिन टेरेस पर क्या हुआ था उसकी सीसीटीवी फुटेज अनिका को नज़र नहीं आ रही थी। ये देख अनिका को हैरानी हुई। वो अब फिर से सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करके देखने लगी, पर उसे इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। उस लिस्ट में उस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई नहीं दे रही थी जिस दिन सनी और रोहित के बीच कुछ झड़प हुई थी। अनिका ने जैसे ही ये देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके मन में सबसे पहले एक ख्याल आया। अनिका ने खुद से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने उस सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया है।